फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। टोरंटो की एक पुरसकून सुबह 8 डिग्री की खुनकी, सर्दी दबे पांव चली आ रही है। पतझड़ का खूबसूरत मौसम है और ये मौसम हमें हालात से समझौता करने की दावत दे रहा है। दोस्तों, हमारी खिजा किसी के बहार से किसी तरह कम नहीं। मुस्कुराइए कि घंटा डेढ़ के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज हम एक अजीम कलमकार, दी वन एंड ओनली जोगिंदर पाल साहब को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। उर्दू फिक्शन की आबरू का नाम है जोगिंदर पाल। इनकी बेटी सुकृता पाल यानी दुख्तर नेक अख्तर साहिबा से गुफ्तगू शुनीद होगी। सुकृता साहिबा खुद एक आलमी शोहरत याफ्ता पोएट, ट्रांसलेटर और पेंटर हैं, यानी मुसव्विरा हैं। और बरगद के साए तले कोई पौधा छोटा मोटा पनपता नहीं, इस कहावत को उन्होंने गलत साबित कर दिया है। वो खुद अपनी पहचान बना चुकी हैं और मेरी खुशबख्ती है कि जोगिंदर पाल साहब मेरे करम फरमा, मेरे मेंटर रह चुके हैं। आइए इनका इस्तकबाल नासिर काज़मी के खूबसूरत शेर से करते हैं कि फिर कागा बोला घर के सूने आंगन में, फिर अमृत रस की बूंद पड़ी तुम याद आए। फिर अमृत रस की बूंद पड़ी तुम याद आए। वेलकम टू आवारगी विद दानिश 122nd एपिसोड। मोहतरमा सुकृता पाल कुमार साहिबा, आदाब, कैसी हैं आप? आदाब, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप फरमाइए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका इंतजार कर रहा था। और आपके पीछे इतने सुंदर, इतने खूबसूरत फॉल कलर्स नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ लोग बाकायदा टूर करते हैं, इसके लिए ट्रेन्स भी जाती है, बसेस जाते हैं थोड़ी सी सबब में, यानी तो हम क्योंकि टोरंटो ईस्ट में है, ओशावा शहर है, तो ये सबब ही है हमारा, तो इसलिए यहाँ बहुत खूबसूरत मंजर होता है। अच्छा, इससे पहले कि गुफ्तगू की जाए, आइए आपकी कुछ बड़ी नादिर तस्वीरें हम शेयर करते हैं। और जनाब, ये खुश आमदीद। ये हमारे जोगिंदर पाल साहब की जबरदस्त तस्वीर है, और इंडिया से लेके पूरी दुनिया, कनाडा में भी इनके चाहने वाले बहुत हैं। और एक फकीर का नाम है जावेद दानिश, वो बहुत बड़ा इनका मद्दा। जनाब, यहाँ से बताइए, ये बड़ी हिस्टोरिकल तस्वीर। जी, ये हमारी कीनिया की तस्वीर है। अच्छा, और इसमें हमारे अब्बा तो हैं ही और मम्मी हैं साथ में, और उनकी माँ है जो हमारी दादी बाबूजी, और अच्छा, मैं हूँ। जी, मेरी दादी हैं और मैं हूँ। और हमारा एक भाई था उस वक्त, दूसरा भाई नहीं था अभी, वो छोटा, मतलब बहुत छोटा है, तो वो नहीं था इस वक्त। तो ये सुधीर है मेरे साथ, जो मेरा भाई, जो साइंटिस्ट है और जो यूएस में है। अच्छा, यूएस में है। अच्छा जी, यूएस में, ह्यूस्टन में। वाह जी, और ये हमारे फादर और मदर, और उनके साथ उनका ग्रैंडसन जो अमेरिका का है। अब ये भी पुरानी तस्वीर है, ये भी जो है एक साइंटिस्ट है हार्वर्ड में। वाह, ये बच्चा। अच्छा, ये बच्ची कौन है ये? ये भी आपने लगा दी है। बहुत अच्छी तस्वीर है। और मुझे ऐसे डॉल के जैसे तैयार कर खड़ा कर देते थे स्टेज पे कीनिया में। अच्छा, और फिर मुझसे डांस करवाते थे। तो वो डांस वाली तस्वीर नहीं है? नहीं, ये बस तैयार करके खड़ा किया हुआ है।
ये मेरी माँ की वो होती थी बहुत इच्छा कि मैं डांस करूं। वाह वाह वाह, जी, क्या बात है। देखिए ये ये कृष्णा ये आंटी और हाँ पाल साहब, हाँ वाह। जी, पापा हैं और मम्मी हैं और खुश हैं आपस में। हाँ दे आर फुल ऑफ लव, बहुत, हाँ बहुत, हम या बहुत बार हमने देखा है जी। हाँ वेरी वेरी मच टुगेदर। हाँ, ये बिल्कुल। मैं हूँ। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है कि मेरी बहुत कम पिक्चर्स हैं पापा के साथ, क्योंकि मगर ये अक्सर बड़ी मैं अच्छी ही है। लेती हूँ pictures। तो ये एक रेयर पिक्चर है मेरी और पापा की, हम्म, क्योंकि हमारी आपस में मतलब यही बात होती थी ये कि मैं पिक्चर्स लेती थी इनकी, हाँ हाँ, तो इसलिए मैं आई वुड ऑलवेज बी आउटसाइड द फ्रेम। अच्छी तस्वीर है, बहुत अच्छी तस्वीर है, क्या बात है, मैन इन एक्शन। ये बहुत टिपिकल, हाँ हाँ, टिपिकल। ये उर्दू एकेडमी का अवार्ड कोई है। ये अवार्ड है और नारिंग साहब हैं साथ में। हम्म, वाह। जी, ये कौन सी किताब है ये जिसकी रिलीजिंग हो रही? ये किताब एक्चुअली मुझे भी पता नहीं है। ये हिंदी में लग रही कोई प- किताब? हाँ हिंदी में है और मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। अच्छा, पुरानी तो नहीं है ट्रांसलेशन। हाँ, somehow, हाँ हाँ। ये सब उर्दू का कलेक्शन है। मेरे पास बहुत सी किताबें हैं पाल साहब की, जो कि ये किताबें वो और हैं जो कि उन्होंने मुझे दी थी, साइन की हुई हैं। और जोगिंदर पाल के अफसानों का इंतखाब, उसके बाद राबिता, और उसके बाद नादीद, और खोदू बाबा का मकबरा। और ये जो खोदू बाबा का मकबरा और नादीद जो है ये जी, मेरी पेंटिंग्स हैं। अरे वाह, वाह जी वाह। जी। हाँ हाँ, आपकी किताबों की तो मैं पूछने वाला था, ये पूछूंगा कि इसकी कवर्स किसने बनाए हैं। तो बड़ी अच्छी तस्वीर। अच्छा, ये जो नादिर की पेंटिंग है ये मेरे पास अब नहीं है, हम्म, क्योंकि एस्बेस्टस में मैंने किया था। एस्बेस्टस वो मतलब जो नॉट ऑन कैनवस बट अच्छा, एस्बेस्टस था वो, हाँ। और ओहो, वो ऐसे चलते चलते मैंने कर दिया था, पापा को बहुत पसंद आ गई तो फिर ये उसको यूज अ, किया है, हाँ। जी यूज किया गया था। बहुत अच्छे। अच्छा साहब, ये आपकी ट्रांसलेशंस शुरू हो गई? जी, ये एनबीटी की पब्लिकेशन है और ये वो उनके जो नॉवल है एक बूंद लहू की, तो बहुत ये जो इंपॉर्टेंट है, है। हाँ ये पहला नॉवल था जी उनका। हाँ, ये आपका पहला नंबर। और ये ट्रांसलेट किया स्नेहल सिंघवी ने। अच्छा अच्छा, मगर इसकी कहानी आप बहुत अच्छी बता रही थी कि इसकी इस नई ये ये किताब मिल नहीं रही थी। हाँ, ये यहाँ बहुत उम्दा है, ये बात सुन के भी अच्छा लगता है। ये किताब मुझे मिल नहीं रही थी क्योंकि पापा की आदत थी कि अपनी भी किताबें और जो उनके पास किताबें होती थी वो हमेशा बांटते रहते थे और इस पर नजर नहीं रखते थे कि एक कॉपी तो अपनी अपनी किताब की एक कॉपी तो होनी चाहिए ना कम से कम। हाँ, तो मुझे किताब नहीं मिल रही थी और फिर मुझे अचानक, ये पापा के जाने के बाद की बात है, तो अचानक मुझे एक मेल आई और उसमें स्नेहल की मेल थी वो, और उसने कहा कि मुझे आपकी परमिशन चाहिए इस नॉवल को ट्रांसलेट करने की। तो मैंने उनको कहा कि देखिए बशर्ते आप मुझे इसका फोटोकॉपी या कुछ दीजिए, मैं आपको जरूर ये कर दूंगी, परमिशन दे परमिशन, दूंगी। हाँ। तो हाँ, तो इस अजीब, ये दिस वाज सम काइंड ऑफ सेरेंडिपिटी कि जब मैं ये सोच रही थी कि मैं कहाँ से ढूंढूं इस नॉवल को, तो ये उनकी मेल आ गई। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात हुई है, हाँ। कौन साहब थे वो? स्नेहल सिंघवी, ये हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में प्रोफेसर थे। तो उन्होंने मुझे फोन किया, फोन पे नहीं, ये मेल पर कहा ये। और ये मेरा ख्याल है कि 3 साल पहले की बात है, 3 या 4 साल पहले की बात है। तो फिर आपने उन्होंने पूछा नहीं कि ट्रांसलेट भी आपको कहाँ से मिली? हाँ, तो फिर न उनको मैंने पूछा कि आपको ये कैसे मिल गई, कहाँ से मिली ये किताब? तो उनकी लाइब्रेरी में थी ये। यूनिवर्सिटी तो लाइब्रेरी में? ये, और हाँ, और उनके यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में थी और मुझे यहाँ मिल ही नहीं पा रही थी, ना लाइब्रेरी में ना कहीं, कैटलॉग्स में दिख रही थी एक दो जगह, लेकिन कॉपी नहीं मिल पाती नहीं थी इसकी। मिली थी। हाँ, तो ये बहुत अजीब बात हुई। तो उसको वाया अमेरिका रेख्ता पे तो डलवा दीजिए, ये बात। अच्छा, डलवा दिया डलवा, मैंने। वंडरफुल, गुड। अच्छा, ब्लाइंड। ये नादीद, हाँ।
और इसकी भी बहुत मतलब एक छोटी सी कहानी सी भी है ये किताब बनी, क्योंकि ये किताब जो नॉवेल जो लिखा गया था, ये जो एक्चुअल एक्सपीरियंस था मेरे फादर का, वो था मचाकोस, एक जगह है कीनिया में। तो ये 30 साल पहले वो गए थे, और मैं भी गई थी साथ, बच्ची छोटी थी मैं उस वक्त, 40 साल की बात है ये तकरीबन। तो हम लोग गए मचाकोस के ब्लाइंड होम में। तो ब्लाइंड होम में वो जो नजारा देखा पापा ने, वो जो आंखें काले, अफ्रीकन्स का ब्लाइंड होम था वो। तो वो जो आंखें देखी सफेद बट विदाउट साइट, आंखें सफेद और काले बदन पे वो वैसा, और अजीब सा एक उनके अंदर इम्प्रेशन वो छोड़ गई बात, और वो उनके अंदर ही अंदर वो पनपती रही बात। और फिर 30 साल बाद उन्होंने नादी नॉवल लिखा। और जब नॉवल लिखा तो मम्मी को पढ़ाते थे सबसे पहले, तो पढ़ के भी सुनाते थे ऊंचा। तो बड़े बहुत एक्साइटेड, जब भी कोई चीज खत्म करते थे लिखना तो एक्साइटेडली कमरे से निकल के तो कृष्णा कृष्णा आवाज लगाते लगाते बाहर निकले और कहा कि मुकम्मल हो गया। और फिर जब पढ़ते पढ़ते अचानक रुक गए और कहा कि ये तो बात ही नहीं बन रही, ये तो लगता ही नहीं कि मैं ब्लाइंड लोगों, अंधों की बात कर रहा हूँ, ऐसे लग ही नहीं रहा। तो उन हमारे सामने, मैं थी खड़ी वहां, हमारे सामने उन्होंने इसको फाड़ दिया, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, और बहुत दुखी होकर और चले गए अपने कमरे में। फिर इन्होंने 6, 7, 8 दिन तकरीबन हर चीज एज अ ब्लाइंड पर्सन आंखें बंद करके की सब कुछ, ताकि वो महसूस कर पाए कि अंधे इंसान का क्या वो, हाँ, वो तसव्वुर करना ही मुश्किल है जब तक यू योरसेल्फ गो इनटू इट। तो फिर वो करके फिर उन्होंने दोबारा लिखा, और वो झूमते रहे, लिखते रहे और झूमते रहे उस दुनिया में। ही क्रिएटेड द वर्ल्ड ऑफ द ब्लाइंड। और ये इतना बड़ा एक्सपीरियंस था ये हमारी पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि ये बड़ा अजीब लगे कि कैसे आप पूरा इतना 200-300 पेजेस जो आपने लिखे हैं कैसे फाड़ दिए। लेकिन वो बहुत जरूरी था उनके लिए कि वो नॉवल में वो उनका वैसे ही वो सुन पाए, वो धड़कना, दिल का धड़कना जो है ब्लाइंड पीपल का। तो इसलिए वो कहते थे जब तक मुझे वो सुनाई नहीं देगा उनका दिल, तो एक एक कैरेक्टर का अलग अलग, तो मैं नहीं इसको सोचूंगा कि खत्म हुई, ये कहानी खत्म हुई। तो फिर ये एक चीज हमारे सब में काफी बैठ गई थी, और ये वो चाहते भी थे, उनके बहुत करीबी था ये पर्टिकुलर नॉवल जो था वो नादी, बहुत ज्यादा। और ये हमने बहुत प्यार से इसको छापा, और मैंने कहा ये हम खुद छापेंगे। तो हम एक किताब के लिए हमने पब्लिकेशन हाउस खोला था इस किताब के लिए, और उसको फिर पेंटिंग भी मेरी है वो कवर पर, और अच्छी है, बहुत अच्छी पेंटिंग। हाँ, वो फिर हमने छपवाया उसको, और उसका नाम था पब्लिकेशन हाउस का राब्ता, और फिर बंद कर दिया जब ये किताब छप गई। तो फिर वो उसको बंद कर दिया। फिर बाद में फिर छपी, फिर दूसरे पब्लिशर छापा उसको। हाँ, फिर हिंदी में भी आई थी। इस कहानी इसकी भी एक कहानी है पूरी, क्योंकि ये जो है सबसे पहला जो उनका मजमुआ था, ये धरती का काल। तो ये अफ्रीकन, ये सबसे, दिस वाज द फर्स्ट बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, और ये इसका नाम था धरती का काल। तो इसकी बहुत अजीब सी बात ये हुई थी कि जब ये मेरे ख्याल है 1960 की बात है ये, तो जब हम इंडिया आए तो पापा सिर्फ इस किताब के लिए उन्होंने वो दिबाचा लिखवाया था, और किससे? वो कृष्ण चंद्र से। तो और वो जगह जगह घूम रहे थे, क्योंकि उन दिनों देखिए ना तो वो थे, ईमेल वगैरह की फैसिलिटी नहीं थी, सेल फोन नहीं थे। तो हम तीनों बच्चों को लेके वो एक जगह से दूसरी, एक सिटी से दूसरी सिटी घूमते थे, जहां उनको पता लगता था कि कृष्ण चंद्र गए हैं। तो हम बॉम्बे गए, हम वहां से वो निकल पड़े थे बाय द टाइम, और चिट्ठी वगैरह नहीं मिली होगी, जो भी है, ही वॉज नॉट देयर। फिर हम लखनऊ गए, फिर हम दिल्ली आए, फिर वापस लखनऊ गए, और सब साथ साथ, और छुट्टी पे आए हुए थे, कीनिया से छुट्टी पे आए हुए थे। तो फिर किसी तरीके से वो मिले, और फिर वो दिबाचा लिखा गया। एक उन्होंने लिखा, और एक कुछ और 1-2 पन्ने में रख ले, देवेंद्र सिद्धार्थी थे,
जो वो हर सुबह आ जाते थे मिलने के लिए पापा को, थैला लटकाया होता था और वो झोले के अंदर फोक टेल्स वगैरह जमा होती थी उनकी सारी, तो वो बात बात पे वो निकालते थे वो फोक टेल। सुबह सुबह 7 बजे आ जाते थे, हम सो रहे होते थे, तो हमें याद है कि वो मजाक बना होता था, बेल होती नहीं थी कि हम सब और भी रजाई ओढ़ के, सर्दी का टाइम था, छिप के बैठते थे। पर ये धरती का काल जो है, फिर हमने बहुत सालों बाद इसको ऑब्वियसली, ये तो पहले तो उर्दू में ही छपी है, फिर उसके बाद ट्रांसलेशंस मैंने ही करवाए और ये किताब इंग्लिश में आई, और फिर हिंदी में भी धरती का काल छपी जो वाणी ने पब्लिश की। सर ये बहुत इम्पोर्टेंट किताब है। जी, तो ये है जी वो किताब जो मम्मी के ऊपर हुई किताब ये, और माय अदर हाफ करके, और ये जो माय बेटर हाफ कह लीजिए या व्हाटएवर। तो ये हुआ ये कि चंदना दत्ता जो कि किताब कर रही थी राइटरली राइटर ऑन माय फादर, तो वो मैंने उसको कहा कि देखो तुम ये इतनी अहम किताब कर रही हो, लेकिन इतने अहम इंसान को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, वो है कृष्णा पॉल। आपको करना होगा, इंटरव्यू करना होगा, तो ये इंटरव्यू करो और पापा को और जानने के लिए, समझने के लिए यू विल हैव टू टॉक टू हर। तो उसने 2 3 4 बार, मतलब 7 8 दिन वो रोज आती रही और रोज बात होती रही मम्मी की, और मम्मी के साथ, और आखिर में कहती है कि अब मैं क्या करूं, ये किताब तो बनती जा रही है ऑन हर नॉट ऑन हिम। तो मैंने कहा तो छाप दो, लेट अस डू दैट, पुट इट टुगेदर। और उनका 90th बर्थडे आने वाला है, तो हम उनको ये पेश करेंगे एज अ गिफ्ट। तो वाकई ये किताब बन गई फिर, और बहुत खूबसूरत किताब, बहुत बढ़िया की, और चंदना की बहुत मेहनत है इसमें। तो फिर ये छोटी सी किताब है लेकिन बहुत खूबसूरत किताब, ये मेरी मदर के ऊपर उनको, और उनको दिया गया ये एज अ गिफ्ट। दिया गया था। She must be happy. She was very happy. Very happy. So this is of course in Kenya when I went there for a ये फेस्टिवल था, एक पोइट्री का फेस्टिवल, तकरीबन 5-6 साल पहले। तो ये मैं गई थी और ये स्कूल्स को भी विजिट किया था। तो ये स्कूल की एक बच्ची है और एक टीचर है। अच्छा। हाँ, तो दोनों के साथ फिर ये पिक्चर ली गई थी, बात की बात है बहुत। अच्छा, ये मेरी भी आपने डाल दी। जी, विदाउट मार्जिन्स, ये मेरी कविताओं की इस पे ये भी शुरू की है किताब, ये काफी शुरू की है, लेकिन इसमें कुछ एक ऐसे पोएम्स हैं जो आई एम स्टिल वेरी फॉन्ड ऑफ देम। तो हाँ, वैसे बहुत शुरू की भी नहीं, 2000 मेरा ख्याल है 2001 या 2 की है। अनटाइटल्ड, दिस इज ऑल्सो, पब्लिशर ने कहा क्या टाइटल रखूं, तो मैंने कहा अनटाइटल्ड। अच्छा, कवर्स ये सारे आपके बनाए हुए हैं? ये मेरा बनाया हुआ है, हाँ, वो भी मेरी ही थी। हाँ, ये भी दिस इज अ पेंटिंग। Speaking of myself. Yeah, this is something which I edited, लेकिन ये भी मैं इसको बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि ये 34 एशियन कंट्रीज से है ये, इसमें कहानियां और नज़में भी हैं। और ये कपिला वात्सायन जी जो हैं, उन्होंने मतलब ये ऑलमोस्ट गन पॉइंट पे जैसे कहते हैं ना, तो वो कहा कि डाल के सामने दिखा के, जैसे ये किताब करनी ही पड़ेगी ताकि हमें एक, हाँ, और ये एशियन कंट्रीज से जमा करके, और काफी मुश्किलें आई इस पे, लेकिन हमने कर ली ये किताब फाइनली। खासी मोटी किताब है, फिर पेंगुइन ने पब्लिश की थी ये। दिस इज द सेकंड एडिशन जो है। ये है पोएम्स कम होम। तो अब ये गुलजार साहब का कहना था, दिस इज ट्रांसलेटेड बाय गुलजार साहब। तो उनका कहना था कि सुप्रीता तुम अंग्रेजी में क्यों लिखती हो, और वे लिखना चाहिए हिंदी उर्दू में, पहले ये कहते होते थे। फिर बाद में उन्होंने ट्रांसलेट किया और कहते हैं मैं ये नज़्मों को वापस अपने घर लाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, हम इनको आप ट्रांसलेट कीजिए हिंदुस्तानी में, तो हम उनको कहेंगे कि पोएम्स कम होम। अच्छा ना, तो हाँ, तो इसलिए वो हिंदुस्तानी में है, तो इसलिए पोएम्स कम होम। हालांकि मैं कहती हूँ कि अंग्रेजी की अपना टेम्पर भी है उसके अंदर, अपना एक
क्या कहें, एक टेम्पर कहिए, फ्लेवर भी कल्चर है। के, हाँ कल्चर, फ्लेवर, सब कुछ, टोन। तो लेकिन हिंदुस्तानी में आते ही लगा कि हाँ वाकई ये इसमें काफी हिंदुस्तानियत है पोएम्स में। हाँ। दिस इज ये और हाँ, नरेटिंग पार्टीशन इज द नेम ऑफ दिस बुक। और ये किताब जो है ये मुझे लगता है मैंने ये किताब इसलिए की क्योंकि पापा रेफ्यूजी थे, हमें सबको मालूम है, सियालकोट से आए थे इस तरह, फ्रॉम दैट साइड ऑफ द बॉर्डर टू दिस साइड। लेकिन वो रेफ्यूजी बना जो है वो हम पास ऑन उन्होंने कर दिया हम में, बच्चों में भी, खासतौर पे मुझे तो बहुत महसूस होता रहा ये टू बी इन एग्जाइल। तो वो जो एक एक्सपीरियंस लाइफ का है, तो उसने मुझे कंपेल किया कि मैं पार्टीशन पर काम करूं और अपने को समझने के लिए ये लिटरेचर को पढूं, ज्यादा अपनी आइडेंटिटी को समझने के लिए कि ये हाउ वाज, बिकॉज माय फादर वाज अ रेफ्यूजी, और मुझे कैसे इमेजिनरी होमलैंड बनाना पड़ा अपना यू नो एट सम पॉइंट। क्योंकि कीनिया में आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कीनिया, लेकिन वो कीनिया में मुझे कभी ऐसे महसूस नहीं होने दिया पापा ने कि वो हमारा देश है। और मैं कभी उनके साथ झगड़ा भी करती रही हूँ ये इस बात के लिए, बिकॉज ही ऑलवेज केप्ट सेइंग वी हैव टू गो बैक होम। तो जब वो ऐसे तसव्वुर, मतलब उसका होम का करना पड़ा कि वो कहीं और है, तो काफी टाइम लगा मुझे इंडिया आने के बाद भी ये समझने का कि ये मुझे समझ ही नहीं आती थी कि ये कैसे, हाउ इज इट माय होम। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी आइडेंटिटी को मैंने, मतलब यहाँ पे अपने रूट्स बनाए, और हिंदी मैंने फॉर्मली सीखी, और उर्दू सीखी थोड़ी, और पंजाबी हम बोलते ही थे। तो फिर किसी तरीके से ये किताबें मेरा ख्याल है उसी वजह से हुई। अदरवाइज नॉर्मली एज जैसे कहते हैं वो इंग्लिश लिटरेचर की मैं स्टूडेंट थी, और मैंने एमए किया वो भी इंग्लिश लिटरेचर, फिर पीएचडी भी अमेरिकन फिक्शन, हमारे टाइम में वही बड़ा पॉपुलर था, अमेरिकन फिक्शन पे किया। लेकिन बाद में मैंने आई शुक माई सेल्फ आउट ऑफ ऑल दैट, और मैंने कहा नहीं, मुझे इंडियन करना है, इफ ओनली टू अंडरस्टैंड माई ओन सेल्फ एंड माई फैमिली। जी, इस्मत चुगताई, तो शी वॉज वन ऑफ माई फेवरेट्स। तो फिर मैंने ये किताब की जब हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एक कहानी उनके लिए हाफ लगवाई थी हम सब ने मिलके, एज इंग्लिश डिपार्टमेंट वी वर्क टुवर्ड्स इट। उसके बाद हमने ये किताब की थी मैंने, इस्मत हर लाइफ हर टाइम्स, और सादिक साहब के साथ मैंने जुड़ के ये किताब की, और काफी पॉपुलर हुई, बहुत लोगों ने पढ़ा और अभी भी पढ़ते हैं। कथा ने छापी थी। Yeah, this was again designed by me. Folds of Silence, मेरी poem। अच्छा, ये इसके बारे में हम बात करेंगे, है तो पोम, मगर ये जो साथ में इसमें छोटा सा किताबचा भी है तो we will talk about it। ये क्या है? It's very curious now। Yeah, this is Conversations on Modernism। So this came out of my project, जो मैंने नई कहानी, नया अफसाना उस पे काम किया था, जो शिमला के इंस्टीट्यूट में एज अ फेलो आई हैड वर्कड ऑन दिस। तो मेरा होल आइडिया यही था कि इसको हाउ डू यू वर्क आउट द इंडिजिनस कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्निज्म। तो हिंदी उर्दू कहानी पर काम किया था मैंने, तो वो मुझे क्रिटिसिज्म कुछ खास मिल नहीं रहा था हिंदी में और उर्दू में उस टाइम पे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कॉन्वर्सेशंस करूं विद वेल नोन राइटर्स, एंड उसमें निर्मल वर्मा और कुलुतुल हैदर और सबके साथ मैंने किया ये इंटरव्यूज करिए या कॉन्वर्सेशंस किए ऑन मॉडर्निज्म। तो ये किताब जो है एक्चुअली सेकंड एडिशन है ये, इसमें कृष्णा सोपती का भी डायलॉग हमने ऐड कर दिया, और फिर वानी ने ये अंग्रेजी की किताब छापी। पहले जो थी इट वाज पब्लिश्ड इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, और फिर अभी रिसेंटली ये वानी ने छापी। ये सब कुछ पेंटिंग्स भी हमने रखी हैं और इस पे भी बात होगी। ये सारी पेंटिंग्स हैं जी। ये पेंटिंग भी मुझे बहुत पसंद है। ये पेंटिंग्स आप कैसे खड़ी हुई हैं? This is so amazing, बड़ी अजीब सी तस्वीर, बहुत ही अच्छा। ये कहाँ की तस्वीर?
ये ऐसे लगता है जी गोवा में ली गई थी, और ये Okay. ऐसे लगता है कि किसी ने जैसे वो गेम खेलते हैं ना स्टैच्यू, स्टैच्यू को उसके साथ ही पेड़ के साथ मैं भी स्टैच्यू। जबरदस्त पेड़, माय गुडनेस। हाँ हमने कहा कि आप बरगद पकड़ लिया आपने कहीं कहीं। हम्म, मगर ज्ञान वाला दरख्त बरगद है ही ये। काफी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी तस्वीर है। हाँ, वेरी ब्यूटीफुल, द ट्री वाज वेरी अच्छा साहब, ये बता रहा था कि आप आइसक्रीम बहुत अच्छा बनाती और उससे अच्छा खाती हैं। तो ये खाती हूँ जी, क्योंकि अलाउड नहीं है मुझे खाना ज्यादा ये आइसक्रीम, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है ये This is तो wonderful. इट्स लाइक मर्डरिंग आइसक्रीम। वंडरफुल फोटो। थैंक यू। अच्छा, ये 2014 में हाँ लास्ट मेरी मुलाकात थी पाल साहब से, तो वहाँ घर गया था मैं, तो जी, फिर वहाँ यानी अरे बातचीत वाह के बाद तस्वीर हुई है। वाह वाह। अच्छा, यहाँ हम स्टॉप करते हैं कि ये जी एक सरप्राइज है, लास्ट में चलाएंगे। तो अच्छा ये सब ठीक, जबरदस्त एक सदी का सफर हम लोगों ने कर लिया। बहुत ये सारे वाकई दोस्त, जी हाँ, बहुत सारे, थैंक यू सो मच, बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी तस्वीरें, और बहुत सारे दोस्त आकर के जमा हुए। तो देखिए, हूरी नूरानी साहिबा कराची से देख रही हैं मुझे। अरे वाह आदाब। दानियाल पब्लिकेशन, हाँ, हूरी बहुत अच्छी पब्लिशर भी हैं। हुमैरा जी रहमान देख रही हैं अरे वाह न्यूयॉर्क से। और सलाम जोगिंदर साहब की बेटी के लिए बहुत दुआएं। हुमैरा भी मिल चुकी हैं जोगिंदर पाल साहब की, ये लोग बड़े खैर जी खार हैं। अहमद अशफाक साहब दोहा कतर से देख रहे हैं, अच्छे शायर हैं, आपको जी आदाब कह रहे हैं। और मोहम्मद उसामा आपको दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह सलामत रखे। और बहुत तबस्सुम आजमी साहिबा आजमगढ़ से देख रही हैं, अच्छी शायरा हैं। शोएब खान बरेली से देख रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं। मोहम्मद सालिहीन फिक्शन राइटर हैं, कोलकाता से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। और आदाब। अच्छा, हुमैरा कह रही हैं कि मेरे लिए एक एजाज की बात है कि मेरी पहली किताब इंदमाल की दिल्ली में रस्म इजरा में जोगिंदर पाल साहब शरीक थे। जी हाँ, मुझे याद अच्छा है। अच्छा जी हाँ। अजहर अली हमारे एक सूफी सिंगर हैं, टोरंटो से देख रहे हैं, वो भी आपको आदाब हाँ कह रहे हाँ हैं। हाँ, आदाब। और मासूमा रूह वाला हमारी अच्छी दोस्त हैं, ये बॉम्बे मुंबई से देख रही हैं, आपको आदाब अच्छा कह रही हैं। आदाब। और मोहम्मद फिरोज हमारे भतीजे हैं, कोलकाता से देख रहे हैं, वो भी आदाब कह रहे हैं। जीनत रशीद छोटी बहन है, वो कोलकाता से देख रही है, वो भी आदाब कह रही है। तो काफी लोग जमा आदाब। हो गए साहब। अरे वंडरफुल, वाह आदाब आदाब वेरी। बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। आप सब देखते रहें दोस्त, और लिखते रहें कि किस शहर से आप देख रहे हैं। तो आइए साहब, तस्वीरें हो गई। हम एक बड़ा फॉर्मूला सवाल सारे मेहमानों से करते हैं जी कि ये जो कोविड-19 सीरीज है अभी तक खत्म नहीं हुई, तो ये जी आपके लिए जहमत थी या रहमत थी, कैसा तजुर्बा था आपका? जी मैं क्या बताऊं, मुझे तो ये लगता है कि ये एक जैसे टनल में जैसे घुस जाते हैं, एक ये इस तरह का एक फीलिंग आती है। और इसी में मैंने, हालांकि आई लॉस्ट माय मदर नॉट टू कोविड, लेकिन वो कोविड टाइम्स में ही हुआ। ड्यूरिंग कोविड। और तो एकदम ऐसा माहौल बन गया, अंदर का और बाहर का दोनों, ऑफ लॉस, ऑफ ग्रीफ, ऑफ पेन, सफरिंग, और वो सब कुछ। और साथ ही उन्हीं के 2 महीने बाद, उनके जाने के 2 महीने बाद, आई लॉस्ट माई हस्बैंड ऑल्सो, बट दैट वॉज टू कोविड। अच्छा। तो उसमें वो जो 10 दिन हॉस्पिटल में उन्होंने गुजारे, तो जो मैं और मेरे बच्चे जैसे, वो एक तरह का आइसोलेशन, हमें उनका ऑब्वियसली मिलना तो पॉसिबल ही नहीं था। तो वो अजीब सा एक एटमोसफियर बन गया था अंदर का, जो उनके जाने के बाद भी इट वाज वेरी डिफिकल्ट, कि ग्रीव भी नहीं कर पा रहे थे, बहुत मुश्किल था। तो इसलिए मुझे लगता है कि अपने साथ जब वो सफरिंग होती है तो आप और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं दूसरे की सफरिंग के लिए। तो जो माइग्रेशन के सीन्स थे वो अभी भी मैं पेंट कर रही हूँ, अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ वो सीरीज, पर वो कुछ ना कुछ अंदर से निकल रहा है उसके बारे में। और पता नहीं वो एक्सरसाइज हो पाएगा कि नहीं। तो ये चीज पापा हमेशा कहते थे और मैं अब याद करती हूँ। ही यूज्ड टू कॉल इट, इनफैक्ट उनका एक आर्टिकल था, वो अंग्रेजी में था,
इट वाज कॉल्ड फेलोशिप इन सफरिंग। ओहो, तो हाँ, बहुत बहुत खूबसूरत आर्टिकल है। और वो जो आर्टिकल मुझे याद है कि वो उसका इम्पैक्ट बहुत हुआ था मुझ पर। और मैंने पर मुझे ये हैरानगी होती थी कि ये क्यों कह रहे हैं, बहुत बहुत पहले की बात है ये, कि क्यों कह रहे हैं कि सफरिंग बहुत जरूरी है अच्छा लिखने के लिए। मतलब वो अंदर तक जो आपके वो जो गूंज उसकी जो है, या गूंज कहिए या जो भी डार्कनेस कहिए, ऑन द अदर हैंड, जैसे मैं कह रही हूँ ना, ऐसे लगता है जैसे गुफा में घुस गए या कोई टनल में घुस गए और सब तरफ डार्क ही डार्क नजर आए। और उसके बाद जब बाहर जो रोशनी दिखती है, जब आप बाहर आओ, जब रोशनी दिखती है, तो वो बड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रोशनी होती है, क्योंकि यू आर एबल कॉन्ट्रास्ट, इतना डार्क के साथ वो कॉन्ट्रास्ट आता है। और वो जो रोशनी होती है, वो उसके साथ जो नजर आता है, उसको वही तो फिर आर्ट बन जाता है, सेंसिटिविटीज आ जाती हैं। तो वो जब हुआ तो मुझे लगता है कि ये पेंडेमिक में भी कुछ ऐसे हुआ मेरे साथ। तो खास तौर पे मुझे साफ नजर आता है कि जो मेरी सीरीज ऑफ डायलॉग्स जो मैंने किए विद गंगा रिवर के साथ मैंने एड्रेस किया, जैसे कि कैरेक्टर गंगा है, तो वो काफी लंबा होता गया, बिकॉज आई नीडेड टू टॉक टू समवन बट नॉट अ ह्यूमन बीइंग। और मुझे ये भी महसूस होता था कि गंगा में कितनी कितनी डेथ्स एब्जॉर्ब हुई है, यू नो, इतनी डेथ्स एब्जॉर्ब हुई है। तो गंगा इज ऑलवेज प्रेग्नेंट विद डेथ, यू नो, ऑलवेज। तो वो एक इतनी मतलब समहाउ वो एक के बाद एक हुआ है कि मुझे फिर ये लगने लगा कि मैं मॉर्बिड तो नहीं हो गई हूँ, इंस्टेड ऑफ यू नो एक्सरसाइज। सो एक मेरा कहने का मतलब ये है कि एक जो सेल्फ क्वेश्चनिंग का दौर भी आ गया, सेल्फ क्वेश्चनिंग का एक विटनेसिंग सेल्फ बन गया अंदर, कि जैसे हर वक्त मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ अपने आप को भी और लाइफ को भी। तो उसके साथ मुझे लगता है पेंडेमिक का जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा कि एक तरह की इंटीरियोरिटी जैसे कहते हैं ना, अंदर की तरफ चले जाना, वो काफी हुआ। और जो मैं साइलेंस की बात बहुत देर करती रही हूँ, मेरी पहली किताब का नाम भी फोल्ड्स ऑफ साइलेंस, पहले एक किताब आई थी जो दिखाई भी आपने शायद, फोल्ड्स ऑफ साइलेंस। तो साइलेंस के साथ मेरा बहुत रिश्ता रहा है, बहुत ज्यादा रिश्ता रहा है। और वो रिश्ता जो है, इतना साइलेंस हैड बिकम डेफनिंग टू मी टिल आई स्टार्टेड राइटिंग। वन फील्स डेफ विद साइलेंस, उस टाइप एक भयानक साइलेंस, टिल आई राइट, टिल आई पेंट। तो वो साइलेंस का एक जो एक्सपीरियंस है वो भी बदलने लगा, क्योंकि आई स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग जेन्युइन साइलेंस रादर देन द नॉइज ऑफ साइलेंस। वाह! तो ये जो एक ट्रांसफरेंस हुई, जो थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुई, और मैं ये नहीं कहूंगी कि यहाँ पे खत्म हो गई बात, और मुझे नहीं पता कि उसका डायनामिज्म कैसा है, क्या वो फिर से कुछ और शेप लेगा, पर मैं ये रिश्ते को समझना चाहती हूँ, ये साइलेंस के साथ रिश्ते को समझना चाहती हूँ। तो समझने से भी ज्यादा मैं उसको एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। और ये एक्सपीरियंस जो है, ये इट गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू पोएट्री, इट गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू पोएम्स। और ये मजा इसका ये है, और अच्छा ये लगता है कि वो उस वक्त जो भी निकलता है अपने अंदर से एज एन आर्ट पीस, तो वो दूसरे को कैसे महसूस होता है, उसमें और मजा है कि वो जब दूसरे के पास जाता है, वो कुछ और रूट्स ले लेती है, वो बात कुछ और चीज बन जाती है। तो ये जो एक कंटिन्यूटी बनती है, आर्ट की कंटिन्यूटी विद इन आर्ट, एक कंटिन्यूटी, उसको मैं अब नोट करना ज्यादा शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि कोई भी एब्सोल्यूट ट्रूथ पता नहीं कभी मिलेगा कि नहीं, लेकिन सेवरल ट्रूथ्स आर अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ वन, यू नो। और वो सेवरल ट्रूथ्स जो हैं, उसको कैसे पाना, ये एक बड़ी जबरदस्त जर्नी है, उसके लिए बहुत सफरिंग की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। आप खामोशी की और साइलेंस की बात कर रही, तो आपके लिए एक छोटी सी नज्म 4 लाइन की मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूँ, कि एक बहुत ही छोटी सी नज्म हमने लिखी थी, उसका उन्वान था परिवर्तन। कि खामोशी हर बला को टालती है इसलिए चुप हूँ। खामोशी हर बला को टालती है इसलिए चुप हूँ, मुझे चुप साध लेने दो मगर सुन लो, मुझे चुप साध लेने दो मगर सुन लो,
कि मौसम अब बदलना चाहता है। तो हमारे बड़े अच्छे अच्छे और भी दोस्त आए हैं। मैं आपको उनके बाद, संतोष बकाया साहब आ गई हैं। नॉर्मली बिल्कुल शुरू से ही पर्दा खुद ही उठाती। आज कुछ 5 मिनट देर से हैं। संतोष बहुत ही अच्छी दोस्त हैं, बहुत बहुत अच्छी राइटर, आप जानते हैं संतोष बकाया को। और कि संतोष आदाब कह रही हैं और कहती हैं कि लव योर राइटिंग, जेन्युइन साइलेंस, द वॉइस ऑफ साइलेंस। क्या बात। तो अच्छा जनाब, और भी जो भी दोस्त देख रहे हैं ये भी साथ साथ लिखते रहें साहब कि आप कहाँ से देख रहे हैं। और हाँ, मोहम्मद सालेहीन कह रहे हैं कि बहुत उम्दा गुफ्तगू चल रही है। आप चलिए साहब, हम खामोशी को तोड़कर बाहर आते हैं। और बिल्कुल सब एक मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं अचानक की डायरी मेरे सामने आ गई अभी बात करते हुए। अच्छा। और मैंने देखा कि ये इस पे ना मैंने साइलेंस पे 2-3, काफी लंबी है, मतलब 2-3 में टुकड़े उसके पढ़ दूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सुने। तो ये कहीं छपा नहीं अभी, तो जैसे डायरी में ही लिखा हुआ है, क्योंकि साइलेंस मेरे आसपास हमेशा रहती हुई है। अच्छा, ये देखिए, साइलेंस इज प्राइम मेरिडियन। अंग्रेजी में लिखती हूँ तो उसी में पढ़ूं। साइलेंस इज प्राइम मेरिडियन, all time starts from there. What? Silence is a vertical line that runs through the spine. All energy rises from there. अरे वाह वाह। Silence is a hole in the brain. All imagination rises from the big bang there. वाह वाह। ऐसे मतलब चलता ही जाता है। बहुत अच्छा है। और हमने अच्छी सी नज़मों के टुकड़े सुने हमने, मगर साहब पहले ये बताइए कि आपका बचपन कहाँ और कितना शौक गुजरा, इसके बारे में बताएं। जी, तो अब बचपन तो हमारा सारा, मुझे लगता है वैसे वो बचपन अभी खत्म नहीं हुआ। That is wonderful, बड़ी अच्छी बात। वो मेरे बाल सफेद हो गए हैं लेकिन बचपन है। तो मैं उसको काफी, वो हिंदी में कहते हैं ना, सुरक्षित रखने की कोशिश करती हूँ, उसको संभाल के रखा। वो खोना नहीं चाहिए भीड़ में। नहीं खोना चाहती बिल्कुल। हालांकि ये मैं जरूर कहूंगी कि जब से मेरे पेरेंट्स, अभी पहले फादर गए और फिर मदर गई पिछले कुछ सालों के अंदर, तो उसके बाद मुझे सडनली फीलिंग आई कि मैं बाल भी डाई करने छोड़ दिए मैंने, और आई ग्रू अप, सडनली आई ग्रू अप। तो लेकिन बचपन को नहीं छोड़ूंगी। तो ये जी, तो मैं कीनिया में ही पैदा हुई और वहीं पे मैं 15 साल रही बिफोर वी केम टू इंडिया। तो वहाँ पे क्या बताऊं आपको, मतलब मेरी हर वक्त वो पापा के साथ लड़ाई होती रहती थी, बहुत लड़ाई होती थी इस बात पे कि एक तो वो बैक होम वाली बात जो मैंने जैसे पहले कही, दूसरा वो हमेशा जब मैं अगर लिखने को मेरा मन हो या कुछ करने को, तो मैं हमेशा, मेरा रुझान था कि मैं ये कविताएं देखूं, पोएम्स पढूं। तो उनका ये होता था कि नई कहानी लिखो। तो मेरा ख्याल है कि जिंदगी में मैंने कहानी इसलिए नहीं लिखी क्योंकि ही इज अ स्टोरी राइटर, ही वाज अ स्टोरी राइटर। तो ये तो चलता रहा डायलॉग टिल द एंड, क्योंकि somehow he was always keen कि मैं वही लिखूं। और दूसरी बात ये होती थी, राइट एज अ लिटिल गर्ल आई वाज अ फेमिनिस्ट। मैं मम्मी की ओर से, उनके साथ वो भी लड़ाई होती थी हमेशा पापा के साथ इस बार। तो ये जो राइट्स वाली बात है, वो एज अ फेमिनिस्ट आई वाज ऑलवेज अवेकन्ड टू दैट आइडिया, क्योंकि मुझे ये लगता था कि ये एक इंसान जो अपने आप को लेखक कह रहा है और अफसाना निगार है और लिखता रहता है, वो इसीलिए लिख पा रहा है क्योंकि वो माँ है मेरी, देखने के लिए सारा कुछ। तो आई वाज वेरी कॉन्शियस अबाउट ऑल दैट। सो मैं ये सोचती थी कि मैं बड़ी होंगी तो I would have a wife to do all this so that I can, manage to write and have my own world. लेकिन ये है कि because of certain
कुछ शायद इसलिए क्योंकि मेरे फादर एक बड़े जैसे आपने पहले ही कहा, वो पावरफुल राइटर, और यू नो वेरी, ही वाज नॉट डोमिनेटिंग, ये नहीं कि एग्रेसिवली डोमिनेट करते थे, लेकिन ये था क्योंकि उनको हर जगह से वो, वहां भी वो ब्रॉडकास्टर थे, कहानियां पढ़ते थे रेडियो पर भी, तो उन अच्छा पढ़ते थे, कहानी बहुत अच्छी पढ़ते थे वो, जब सुनाते थे तो इसलिए वो, मुझे याद है वो चमन लाल चमन जो वहाँ के इंचार्ज थे रेडियो स्टेशन के, ये इस प्रोग्राम के, तो पापा का जब प्रोग्राम होता था, कहानी पढ़ते थे वो, तो कहानी के बाद वो एक गाना लगाते थे हमेशा, ओ मुंडिया सियाल कोटिया, तेरे बुखड़े ते काला काला तिल है। तो ये वी कांट फॉरगेट दैट, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो ये सारा का सारा, वो फिर लंदन चले गए, तो फिर हम लंदन भी उनके साथ, उनके पास काफी जाते रहे बाद में मिलने के लिए। लेकिन ये इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो इतनी मतलब पावरफुल प्रेजेंस, घर में एक पावरफुल प्रेजेंस हो, तो आप क्या करोगे? तो मुझे लगता है कि मैं उसी लिए शायद बाहर बहुत मेरे अंदर खुलापन होता था, लेकिन घर के अंदर आई वाज वेरी सीक्रेटिव, बहुत सीक्रेटिव होती थी मैं। तो ये पहली बार मैं कह रही हूँ, कभी मैंने सोचा नहीं इसके बारे में, लेकिन वाकई में मुझसे छिपाती थी चीजें। लिखना वाला भी अगर कुछ लिखा है या कुछ जो भी चीज, खास तौर पे पापा से मैं छिपाती थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि ये तो बोलेंगे ऐसा नहीं, ऐसा ऐसे करो, ऐसे करो। तो आई वॉज वेरी सीक्रेटिव टिल आई वॉज इन कीनिया। ये मैं बाद में आके फिर खुल के, बाहर तो मैं वैसे ही, बाहर आई वॉज ऑलवेज एक्टिव एंड आई वॉज ऑलवेज डूइंग थिंग्स। सो ये मेरा बचपन था ऐसा। अच्छा साहब, ये हमारे कुछ और बड़े अच्छे अच्छे दोस्त, मीता खन्ना साहिबा टोरंटो ब्रैम्पटन से देख रही हैं, कह रही हैं वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात। और संतोष कह रही हैं कि इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप द चाइल्ड इन यू अलाइव। और महमूद अहमद हमारे बड़े अच्छे थिएटर के दोस्त हैं, सॉरी, महमूद भाई न्यूयॉर्क से देख रहे हैं और कह रहे हैं लिसनिंग टू योर प्रोफाउंड पोएटिक थॉट्स इज गोइंग टू मास्टर क्लास, थैंक यू। जोगिंदर पाल साहब को मैं गुरुदेव कहता था जब भी जाओ, और बाकायदा घुटना जूना उनका, जैसा बहुत मानते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, और वो प्यार से मुझे पुत्र कहते थे। तो ये पंजाबी स्टाइल उनका, मगर कहते वो भी जवेद थे मुझे। मगर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको कहूं कि किबला आप दानिश बुलाइए, मुझे जवेद रहने दीजिए। खैर कभी हमने उनसे नहीं कहा। तो ये सूफी मनश हम कहते थे। अब ये गुरुदेव जो, ये सूफी आदमी था जोगिंदर पाल, जो बेसिकली जो भी जानता उनको, और पढ़ने वाली बात अलग है, जो मिला है वो जानता है कि जोगिंदर पाल वाज अ सूफी, मेरे नजदीक बहुत बड़ा सूफी आदमी था। तो घर में ये सूफी कलमकार कैसा था, थोड़ा सा तो आपने बताया, मगर बताइए क्या था? हाँ जी, वो नहीं, वाकई वो सूफी थे, दिल के भी बहुत सूफी थे। और पैसा वैसा होता नहीं था, लेकिन दिल जो था वो राजा का दिल था। हाँ, जैसे राजा होते हैं ना, तो जरा कहीं कोई इनाम का पैसा या कोई ऊपर से कोई और आ जाए चीज, कहीं और से पैसा आ जाए कोई, तो वहां ही बैठे बैठे अपना एक उनका फेवरेट सोफा होता था नीचे जहाँ बैठते थे, और अपना उनकी एक फेवरेट चेयर जो अपने जहाँ बैठ के लिखते थे, वहीं से वो चिट्ठी आते ही वहां बैठ के खोलते थे और फिर अनाउंस कर देते थे, ये 25,000 आ रहा है। ओ शिवा, तुम बोल रहे थे ना तुम्हारे पापा के लिए तुमने कपड़े खरीदने हैं, कितने चाहिए? तो वो उधर दे दिया, फिर किसी और को दे दिया। जब तक वो फिर मम्मी को पता लगता था ये सब बंट रहा है, तो वो उनका बार बार इशारा करती थी, बस करो, कुछ तो छोड़ो, मुझे भी कुछ लेना है। तो इस टाइप का वो सूफी दिल था, तो तभी था। और एक तो ये था, और दूसरा ये कि लिखने के बारे में वो हमेशा बांटना चाहते थे हर चीज, इवन इस राइटिंग्स को भी, जो भी दिमाग में भी हो, नॉलेज कहिए या एक्सपीरियंशियल नॉलेज, ज्यादातर वो एक्सपीरियंशियल नॉलेज होती थी। और वो हमेशा यही कहते थे कि ये दे दो, मतलब किताबें दे दो, मेरी कहानी इधर। इसीलिए वो अपनी चीजें भी रखते नहीं थे, अपने संभाल के कुछ नहीं रखते थे। तो वो एक ऐसा मतलब इंसान था कि लोगों को ये पता चल गया था कि वो किताबें और रसाले जो पाकिस्तान से बड़े बड़े मोटे मोटे आते थे, मुझे याद है नकूश, औराक, अफकार, ये सारी किताब जो मैगजीन्स आती थी,
कीनिया में भी बांट देते थे, और यहाँ पे लोगों को पता था कि वो, इसलिए वो पीपल यूज्ड टू रेस कि कौन वहां पहले पहुंच जाए हर दूसरे महीने और समथिंग के। वो एक खाना बना हुआ था, खुद ही आके उठा लेते थे कि ये हम लेके जा रहे हैं। और सो ऐसा दिल उनका था, चाहे नॉलेज हो, चाहे एक्सपीरियंस हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे पैसा हो, चीजें हो, तो वो बांटने वाला जो था वो दिल, इट वाज ह्यूज, बहुत बड़ा। बड़ा दिल था। हाँ। जी किताब मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, पाल साहब को जब भी कोई किताब भेजो तो हफ्ता 10 दिनों के अंदर ही पढ़ करके और फौरन लेटर आ जाता था कि भाई, और बताते थे कि तुम्हारी हिजरत के तमाशे किताब जो है पढ़ी, और हमने ये गुलजार को भेज दिया है, किताब आगे बढ़ा दिया, यहाँ रहेगी तो घर जमेगी। ये तो बात सच है कि वो वाकई। और फिर हिजरत के तमाशे मेरे ड्रामों का मजमूआ है, और आवारगी सफरनामा, ये 2 किताब, 15 किताबें मेरी हैं, मगर ये 2 किताब उनको पसंद थी, और इसके ऊपर बड़े प्यार से बहुत ही अपना ये से उन्होंने 2 तबसरा भी किया, उसके क्रिटिसिज्म, और क्रिटिसिज्म का भी बड़ा मजेदार लतीफा है कि वो इंग्लैंड लेटर इंडिया में होता था, तो ब्लू रंग का, तो उस पे फर्स्ट पेज के ऊपर, एक कवर पेज के ऊपर वो किताब ऊपर लिखा रहता, दिस इज फॉर पब्लिशर, और उसकी किताब की बड़ी अच्छी सी बातें सारी जो कुछ भी है वो इम्पोर्टेंट बातें लिख करके, और एंड में 4 लाइन बोली, ये तुम्हारे लिए समझे साहब। तो उसमें जो कमी है तो बताते बेटा ये ऐसा, यहाँ ऐसा ऐसा। तो दिस वाज सो ग्रेट कि वो आदमी इतना ख्याल रखता था कि सिर्फ तारीफ नहीं हो रही है, ट्रेनिंग भी हो रही कि साहब वो जो नया लिखने वाला है या जो जूनियर है उसको कैसे तैयार करना है, समझे, हिम्मत भी दिला रहे हैं बहुत, और जो कमी है उसकी भी बता रहे हैं, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं। और वो जो 2 अभी एक किताब मुझ पे आई है, जावेद दानिश एतबार फिक्र फन, कोई 400-500 पेज की किताब है, उसमें इंग्लिश में भी उसमें कुछ पीछे आर्टिकल्स, मैं आपको भिजवाता हूँ वो किताब। तो उसमें 2 आर्टिकल जो है पाल साहब के लगे हुए हैं, दे आर माय प्राइज पोजीशन। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत ही, हाँ, दोनों उसमें लिखा हुआ है। मैं बड़ा नॉस्टैल्जिक हो रहा हूँ साहब। हाँ, नहीं, हाँ, आपने चिट्ठियों की तो वो पोस्ट कार्ड्स बहुत भेजते थे, पोस्ट कार्ड भी भेजते थे। हाँ, आप तो मे बी यू वर अब्रॉड, इसलिए आपको इंग्लैंड या वो जो एरोग्राम भेजा होगा, एरोग्राम भेजते थे। हाँ, एरोग्राम भेजा होगा, लेकिन इंडिया में पोस्ट कार्ड, हाँ, पोस्ट कार्ड भेजते थे सबको, और अच्छी अच्छी बातें उसी पे लिखते जाते थे, हाँ, छोटा छोटा करके। छोटा छोटा। जी हाँ। जी। अच्छा, मदर आपकी कृष्णा आंटी हमारी, वो भी बड़ी अपनाइयत से मिलती थी, बहुत ज्यादा खुश होती थी जब हम लोग जाते थे। पाल साहब के बाद मैं उनसे मिलने जब गया तो बहुत उदास थी वो, और क्योंकि वो मुझे बेटा बेटा कहती थी वो भी, तो उन्होंने चाय वाय पिलाई और कहा कि बेटा बहुत जल्दी लोगों ने बुला दिया मुझे, और शी वॉज वेरी डाउन, वेरी डिप्रेस्ड। तो हमने उनसे कहा कि नहीं आंटी, ये उर्दू वालों ने भुला दिया, उन्होंने ये कहा। हमने कहा कि नहीं, ये आप गलत जुमला बोल रही हैं, दिल्ली वालों ने भुला दिया होगा, मगर उर्दू वाले पाल साहब को नहीं भुला सकते जी साहब। और जब तक उर्दू फिक्शन जिंदा है, जोगिंदर पाल जिंदा रहेंगे, तो ऐसे तो बड़ा खुश हो गई, कहने लगी कि हाँ बेटा तुम कर। हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं है मुझे। ये बताइए साहब, हम देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फिक्शन का नाम मुश्ताक अहमद नूरी साहब पटना से देख रहे हैं, सीनियर राइटर, और सलाम कह रहे हैं, और कह रहे हैं बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही। मुश्ताक अहमद नूरी बहुत बिजी आदमी है, रिटायर्ड होने के बावजूद, और ये हर प्रोग्राम में नहीं आते, आपकी वजह से देखिए इस प्रोग्राम में समझे। मुश्ताक भाई वैसे हमारे भी बड़े करम फरमा है, इनका भी इंटरव्यू हम कर चुके हैं समझे, एंड ही इज फुल ऑफ लाइफ। मुश्ताक नूरी भी बहुत, हाँ, हार्ट की तकलीफ है, मगर वो जो पेस मेकर या कोई मशीन है वो घर पे रखते हैं, लगाते नहीं, कहते हैं कि मैं ऐसे ही हैंडल करूंगा। ही इज ग्रेट, बहुत अच्छे मजे के आदमी जी था। और जनाब आप काफी और दोस्त, रफत हुसैन भाई हमारे न्यूयॉर्क से देख रहे हैं, वो भी आदाब कह रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ खिड़की पे आके देखने से मैं नाम नहीं लूंगा, अगर नाम लेना है तो आपको सलाम जरूर करना होगा, वरना नाम नहीं लिया जाएगा। तो और ये भी बताना होगा कि किस किस शहर से आप देख रहे हैं। तो ये बताएं कि आपको कलम से इश्क कब और कैसे हुआ? जी, मैं ये कीनिया में। हाँ हाँ जी, मैं बताती हूँ। ये हमारे लिए कीनिया में पर्चे आते थे
बच्चों के लिए। हाँ, तो वो क्यों आते थे ये बच्चे इंडिया से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शिद्दत से चाहते थे पापा हमारे कि हम हिंदी उर्दू पढ़े, क्योंकि वहां पे कोई ऐसे चांस ही नहीं था, इट वाज ब्रिटिश एजुकेशन। तो इंडिया जो कीनिया में इंडिपेंडेंस काफी देर से मिली, इंडिया में पहले हो गई थी। तो सो ऑब्वियसली वहाँ पे सारी ब्रिटिश टीचर्स थे और हिंदी पढ़ाने वाला कोई नहीं था, उर्दू सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं, हमारी एक बाजी होती थी श्यामा बाजी, तो उनके यहाँ मुझे छोड़ दिया जाता था उर्दू सीखने के लिए कभी कभी। और मम्मी हमारी थोड़ा मुझे हिंदी सिखाती थी, और लेकिन वो सारा फॉर्मल तो हो नहीं पाया, स्कूल से तो हो नहीं पाया, इसलिए मुश्किल था अच्छी तरह से सीखना। तो हमारे घर में आता था पराग, एक पर्चा मैगजीन, चिल्ड्रंस मैगजीन, एक चंदा मामा और एक बाल भारती। तो ये मतलब ये पढ़ पढ़ कर थोड़ा सा ये अंदाजा हुआ कि किस टाइप की राइटिंग हो सकती है। तो मैंने सबसे पहले जो पहली कविता लिखी थी हिंदी में। अच्छा। और आप मानेंगे नहीं कि वो हिंदी की कविता पहली हो गई, अच्छा हुआ, क्योंकि दिल तो मेरा धड़कता था कविता की तरफ। तो वो लिखा और वो छप भी गई पराग में। लेकिन उसके बाद आई अनलर्न्ड, क्योंकि जब फॉर्मल एजुकेशन शुरू हुई तो अंग्रेजी 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 ठूसी गई हमारे अंदर इतनी ज्यादा कि वो हिंदी उर्दू पंजाबी वाज आउट ऑफ माय साइकी टोटली, एंड आई वाज नॉट एबल टू डील विद इट। जब मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं कैसे इसको अकोमोडेट करूं, क्योंकि देखिए सेंसिबिलिटी तो मेरी में डेफिनेटली, वो जो गुलजार साहब ने कहा था पोएम्स कम होम, वो सही कहा था, क्योंकि सेंसिबिलिटी और कल्चर जिसमें मैं पनपी या the way I was brought up, वो हिंदी उर्दू पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस बहुत भरपूर थी। मेरी दादी हमारे घर में थी जो पंजाबी में मुझे कहानियां सुनाती थी, बाला मर्दाना, गुरु नानक, ये उनसे मुझे मिला। फोक टेल्स और पंजाबी के गाने, लोरियां, वो ही सुनाती थी। और मेरी माँ जो है वो हिंदी का बताती थी, उनकी वजह से पापा की कई बहुत सी कहानियां उन्होंने तर्जुमा किया हिंदी में, मम्मी ने ही किया था वो सारा कुछ। तो इसलिए माहौल तो वो था, लेकिन हमारी जुबान जो है मुंह में बोलने वाली, अब मैं आम बोलती हूँ हिंदी, तो इसलिए बहुत साल हो गए उसको ट्रेनिंग, अपने आप को ट्रेनिंग दी, ये पढ़ पढ़ कर हिंदी और बोल बोल कर, लेकिन इसलिए हिंदी और उर्दू में थोड़ा सा मतलब पकड़ आई। लेकिन ये जरूर है कि लिखने का मामला मेरा तब से शुरू हुआ, और वो एकदम से कन्वर्ट हो गया इनटू इंग्लिश, क्योंकि वो हैबिट ऑफ द माइंड और हैबिट ऑफ द पेन की भी बात होती है। पेन उठाओ तो कौन सी भाषा है, कौन सी जुबान सबसे पहले आती है, और वो पहले कुछ 7-8 साल के बाद वो अंग्रेजी ही रही साथ। तो इसलिए जो मेरा बाद में भी जो काम हुआ हिंदी उर्दू पर, कहानी पर काम हुआ, लिखा मैंने इंग्लिश पर पढ़ा सबको हिंदी उर्दू में। तो ये एक तरह का सिंथेसिस भी कहिए, उसके एडवांटेजेस भी होते हैं, क्योंकि वो तरह तरह के लिंग्विस्टिक कल्चर्स को मैंने मतलब आप अपने अंदर समोया। और मुझे लगता है उसी वजह से इंडियन लिटरेचर में भी अभी भी जो मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ, जो 12 किताबें हो रही हैं राइटर इन कॉन्टेक्स्ट, वो इंग्लिश में हो रही हैं, लेकिन वो इंडियन लैंग्वेजेस के ऑथर्स हैं, जिसमें कृष्णा सोपती और इंदिरा गोस्वामी और सबके ऊपर 12 ऑथर्स हैं। मैं और चंदना सीरीज एडिटर्स हैं उसके, और वो छप रही है आउटलेट से। और लिखना तो मेरा जारी रहा पोइट्री का थ्रू आउट। पोइट्री और पेंटिंग, मोर देन 50% ऑफ माय टाइम एंड लाइफ गोज इनटू दैट, और बाकी का 50% दूसरे हजारों काम होते हैं, तो वो चलता है। अब्दुल मोइज शम्स साहब जो हैं, देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, इन्होंने ये नहीं बताया, कह रहे हैं कि दानिश भाई, बचपन से मैं जोगिंदरपाल साहब के अफसाने शौक से पढ़ता रहा हूँ। 50 साल पहले की बात याद ताज़ा हो गई। तो मुश्ताक अहमद नूरी साहब, बड़ी अच्छी एक कमेंट उन्होंने किया कि जोगिंदरपाल साहब को उर्दू एकेडमी का सबसे बड़ा अवार्ड 1,51,000 मेरे सेक्रेटरीशिप में दिया गया था, जिसे बकौल आंटी उनके इलाज में खर्च किया गया। इनकी मौत से 2 दिन बाद मोमेंटो और वो लेकर घर गए थे, ये देने के लिए गए थे। जी 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 मुश्ताक भाई जी, मुझे बड़े याद है। हाँ,
और अब्दुल मोइज शम्स साहब देख रहे हैं, काफी अजरा मनाज साहिबा देख रही हैं कोलकाता से, और आदाब कहने ही वाली हैं, अभी तक नहीं किया। और सालिया हम आदाब करते हम हैं। लोग कहते हैं, हाँ। सालिया रशीद साहिबा बहुत अच्छी, ये उर्दू की नहीं, फारसी और अरबिक की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से देख रही, और इलाहाबाद से देख रही हैं और आदाब कह रही। जनाब 25 से 30 किताबें हैं पाल साहब की मेरे ख्याल में, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। इनका तर्जुमा आपने उनकी जिंदगी में शुरू कर दिया था, कौन सी किताब पहली थी? मेरा ख्याल है जो पहली किताब मैंने की थी वो साथ साथ ही हो रहा था, ये एनपीटी वालों की जो शॉर्ट स्टोरीज थी, अच्छा जो वो सबसे पहले वहां से चुनी हुई कहानियां जो थी वो अच्छा अच्छा। तब की। और फिर उसके बाद स्टोरी। ख्वाबरो का पार्टीशन का जो नॉवल है ख्वाबरो, और ख्वाबरो मैंने ट्रांसलेट करना बहुत ज़रूरी समझा, क्योंकि पार्टीशन स्टडीज पे मेरा खुद का बहुत काम है और दिलचस्पी थी, और उसका बोलबाला भी काफ़ी अब हो रहा है। और जब मैंने ट्रांसलेट किया था वो काफ़ी पहले था, ख्वाबरो को ट्रांसलेट किया इनटू स्लीप वॉकर्स, और वो मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा था नॉवल। और मुझे याद है मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब ने आके मोटिवेट किया था पापा को ये लिखने के लिए, और उन्होंने मोटिवेट मुझे किया कि इसको ट्रांसलेट करो, सारी दुनिया को पढ़ना चाहिए ये, क्योंकि ये वो उनका कहना था कि आप क्यों नहीं ऐसी कोई कहानी लिखते जो कि रिवर्स हो, कि जो यहाँ से वहां गया हो, मतलब फ्रॉम दिस साइड ऑफ द बॉर्डर, फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, कराची। तो उन दिनों में मुहाजिर इशू बहुत लाइव था कराची में, तो पापा ने वो एक तरह का जैसे वाकई उनको लगा कि करना चाहिए ये, तो फिर वो सोचते रहे। और उनका सोचने का तरीका क्या था, ही यूज्ड टू वॉक अप एंड डाउन, कमरे के अंदर ही वो बस अप एंड डाउन, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजा, खिड़की के अंदर ही अंदर घूमते रहते थे। और चलते चलते अचानक उनको कोई ख्याल आता था तो फिर अपने टेबल पे जाके बैठ के लिखना शुरू करते थे, और एक्साइट बहुत हो जाते थे। बहुत एक्साइटेड कोई है। आइडिया आता था तो he used to be very excited about it, passionately लिखते थे बहुत, खत्म होता था तब भी। और जब so this was quite a thing to have a phenomenon in the house like that, तो इसलिए मुझे लगता है कि जितना वो उनकी एक्साइटमेंट होती थी उतना ही मैं सिक्रेटिव हो जाती थी लिखने के बारे में। आई वुड नेवर शेयर माई पोइट्री विद हिम, वो अपने आप किताब लेके देख लें तो पढ़ें, पर मैं नहीं करती थी, क्योंकि मुझे हमेशा वो खौफ रहता था कि ये बदल देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे उसको। एडिटिंग होगी। हाँ, आपकी किताब नरेटिंग पार्टीशन पे आपने बात भी की, मगर भीष्म साइनी के हवाले से भी इसमें बड़ा वो है, वो तजुर्बा जी कैसा था ये बताइए। जी, भीष्म सानी और कमलेश्वर, और ये जो था इन दोनों के साथ मैं एक्चुअली 3 इंटरव्यूज आई डिड एट दैट टाइम, और ये इंटरव्यूज नहीं, ये भी काफी लंबे लंबे वो बहस भी थी, और उसमें ये था कि पार्टीशन ऑन थ्रू द आईज ऑफ द राइटर। तो ये 10 हमने वो वीडियो बनाने थे, 3 बने, तो उसके बाद बंद हो गया था वो प्रोजेक्ट। लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने इनको, भीष्म जी को भी और कमलेश्वर जी को इंटरव्यू कर लिया इन टाइम, क्योंकि विद इन अ ईयर और 2 पे दोनों ही ज़ईफ थे, तो जब किया। तो भीष्म सानी एक्चुअली जब मैंने दिल्ली कॉलेज ज्वाइन किया था पढ़ाने के लिए, जाकिर हुसैन कॉलेज, तो उस वक्त भीष्म सानी का लास्ट ईयर था, रिटायर होने वाले थे, तो मेरी दोस्ती उनके साथ तब हुई। आई वॉज एंटरिंग माई सर्विस एंड ही वॉज रिटायरिंग। अरे वाह। जी, तो उनका बहुत अच्छा, अगेन वॉज अ वेरी साइलेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, बहुत ही अच्छा एटमोस्फियर बन जाता था जब वो स्टाफ रूम में एंटर करते थे। और अक्सर मैं उनके पास जाके बैठ जाती थी कि जो भी मिले साइलेंटली, खामोशी में जो भी मिले उनसे तो लेना है। तो करते करते मतलब काफी लंबा वो हुआ, रिटायर वो हो गए, लेकिन हमारा ताल्लुक थ्रू पापा और मम्मी उनके साथ काफी रहा, आना जाना काफी रहा। तो खैर उनका फिर जब मैंने तमस पढ़ा एंड आई रियलाइज कि कितना उनके अंदर
वो भरा हुआ है और हुआ। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। वो जो निकालना था पार्टीशन रिलेटेड, पाली कहानी शायद बाद में आई थी उनकी। तो खैर वो ये सभी के साथ था, राइटर्स के साथ, दोज हु एक्सपीरियंस पार्टीशन। वो ये नहीं कि एक चीज लिख ली और खत्म हो गई वो बात, वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो निकलता था बार बार कहानी या नज्म, कुछ ना कुछ। तो भीष्म जी भी उनके ऐसे ही था। वो तो उनका कहना था कि जो उन्होंने विटनेस किया था, जो औरतों ने कुएं के अंदर छलांग लगाई थी मरने के लिए, फॉर द सेक ऑफ द ऑनर ऑफ द फैमिली और ऑनर ऑफ द कम्युनिटी, तो वो इतना छाप छोड़ गया उनके दिमाग में कि वो तमस लिखने के बाद भी वो फ्री नहीं हुए उससे। हालांकि वो है, उसका हवाला है उसमें, ही wasn't freed of that experience, वो सफरिंग जो है। तो वो अभी तक मैं याद करती हूँ कि कैसे मतलब सेंसिटिव माइंड में उस किसी भी चीज वो नजरअंदाज नहीं हो सकती वो चीज। तो सो दैट एक्सरसाइजिंग नहीं हुआ वो, ये मैं यकीनन कहती हूँ, क्योंकि वो बहुत उनके मुंह पर उदासी छा जाती थी जब भी वो उसका जिक्र आता था या बात करते थे उसके बारे में। पाल साहब की हर कहानी यूनिक हुआ करती है, हर दुनिया मानती है। आपको कौन सी कहानी खासतौर पर पसंद? मुझे पता नहीं क्यों जब आपने कहा तो मुझे लगा था यही पूछेंगे। एकदम से ख्याल आया कि खोदू बाबा का मकबरा। हाँ, वो लंबी कहानी है और ये एकदम से मेरे दिमाग में छाई रहती है कहानी अभी तक। शायद मैं लिखूंगी भी ये। मैं अपने आप को भी मैंने ट्रेनिंग दी है कि कैसे टू रीड योर फादर स्टोरी नॉट एज योर फादर स्टोरी बट एज एन ऑथर स्टोरी। ये मैंने बहुत मेहनत करके अपने को ट्रेनिंग दी है ये, सो दैट आई कैन क्रिटिक हिम लाइक मतलब इम्पर्सनल ओके, नॉट लाइक एज दो इट इज माय फादर स्टोरी। और इसकी ट्रेनिंग मुझे काफी देर से मतलब कर ली थी मैंने, जब मैंने प्रोजेक्ट किया था नई कहानी पर और जब मैंने इनके साथ कॉन्वर्सेशन की थी। तो इसलिए मैं खोदू बाबा का मकबरा मुझे ऐसे लगता है कहीं पे is probably his very intense story, इतनी इंटेंस है। और ये खोदू बाबा जो है ये शायद ये खुद ही थे, ये पापा ही लगते हैं मुझे कि ये he was always suspended। ऐसे लगता था कि वो डेथ और लाइफ के बीच में हमेशा ही सस्पेंडेड रहेंगे। क्योंकि देखिए इसीलिए शायद उन्होंने वो भी सेल्फ ओबिचुअरी जो लिखी थी जो कि मैं I died 5 times ही said। तो वो इतना बढ़िया है लिखा वो जो पीस है। और वो मैंने अपनी वो जो ट्रांसलेशन जो ब्लाइंड जो छपी थी ये जो किताब, उसके अंदर भी उसकी ट्रांसलेशन छपवाई थी ये वाली किताब ब्लाइंड में। वो इसीलिए बिकॉज आई थिंक विद एवरी न्यू स्टोरी ही वाज बोर्न एंड ही डाइड। हर कहानी के साथ एकदम जिंदा होते थे और एकदम से खत्म होते थे और एंड देन ही कंटिन्यूड इनटू द नेक्स्ट स्टोरी विद अ न्यू बर्थ। इसीलिए मुझे लगता है वो वैरायटी भी बहुत है। अब जैसे वो देखिए बैकलेन पढ़िए, इट हैज नथिंग टू डू विद व्हाट ही डिड लेटर इन दादियां जो कहानी है वो भी बड़ी यूनिक सी कहानी है। और हाँ, उसकी लोनलीनेस में वो अपने आप को ही मल्टीप्लाई कर लेती है दादी। तो बहुत सी दादियां हो जाती हैं। तो उसको पार्टीशन कहानी कहोगे कि उसे वो हवेली को छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि हर कमरे में वो एक दादी को पा रही है और वो अपने सारे इंसेस्टर्स उसके उधर हैं। बड़ी अजीब सी कहानी है वो भी, लेकिन बड़ी रियलिस्टिकली लिखी हुई है। तो वो एक और कहानी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और खोदू बाबा का मकबरा तो खासतौर पे अच्छी लगती है क्योंकि वो उसके और कुत्ते के साथ जो रिश्ता है खोदू बाबा का, तो वो इट इज मोर देन अ रिश्ता विद अनदर ह्यूमन बीइंग ऐसे लगता है। तो और खास तौर पे ये जो बॉर्डर जो हटाते हैं ना, द बॉर्डर बिटवीन लाइफ एंड डेथ, उसको मेल्ट कर दिया उस कहानी में। बिल्कुल पता ही नहीं लगता कि वो किस ओर है, इस तरफ है कि उस तरफ है कि दोनों ओर। अच्छा, पार्टीशन की बात पर हमारे महमूद अहमद साहब भी कमेंट कर रहे हैं। महमूद के इंट्रोडक्शन में आपको ये भी दूं कि हम सिर्फ हमारे थिएटर के दोस्त नहीं है, महमूद इज शाहिद अहमद देहलवी साहब के बेटे हैं और शाहिद अहमद देहलवी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम रहा है। शाहिद अहमद देहलवी की किताब पार्टीशन पे एक बहुत ही अच्छी किताब है, दिल्ली की बिपता। जी, अगर आपने नहीं मैंने नहीं। हाँ, तो दिल्ली की बिपता आप जरूर देखें।
जी। हाँ, और हाँ, मेरे ख्याल उस पे मौजूद है, क्या नाम है वो, रिश्ता पे देखता मौजूद है, हाँ। और मैं जरूर देखूंगी। हाँ, देखिएगा तो। और संतोष बकाया कह रही कि वेरी इनलाइटनिंग एंड इंसाइटफुल डिस्कशन। तो आपकी दोस्त हैं संतोष बकाया साहिबा, जी सुकृता, तो इसीलिए जी। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करती हैं। एहसान ताबिश साहब गया बिहार से देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं। और तो जनाब, उर्दू में जो है वो तर्जुमे को हमेशा सेकंड क्लास सिटीजन कहा जाता है, समझे कि हाँ भाई तर्जुमा कोई इतनी बड़ी बात, तर्जुमा क्यों जरूरी है, ये बताइए दोस्तों को जरा। आई थिंक आम सी बात जो होती है वो उसमें बहुत सच्चाई है कि जैसे एक पुल बनता है, ब्रिज बनता है दो लैंग्वेज में, अगर वो पुल ना हो तो आप सोचिए कि कितना आइसोलेशन हो, दूसरे बॉर्डर्स बनते जाते हैं, आर्टिफिशियल बॉर्डर्स बनते जाते हैं, और एक इंसान दूसरे इंसान से बात ना कर पाए जस्ट बिकॉज यू बिलोंग टू अ डिफरेंट कल्चर या ये डिफरेंट लैंग्वेज, तो ये तो मायना ही नहीं रखती बात। तो इसलिए तर्जुमा बहुत जरूरी है, उसमें लॉसेस बहुत होते हैं, ये कोई शक नहीं है कि लॉस बहुत होता है क्योंकि वो ओरिजिनल को ला पाना, लेकिन तर्जुमे को इट हैज टू स्टैंड ऑन इट्स ओन लेग्स, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो रीडेबल ही ना हो, अगर पढ़ाई ना जा पाए, उतना अच्छा ना हो, उसमें थ्रॉब ना हो, उसमें जान ना हो, तो देन व्हाट इज द पॉइंट, आप क्यों कर रहे हैं फिर तर्जुमा? क्योंकि खासतौर पे लिटरेचर में सिर्फ इंफॉर्मेशन की ट्रांसफर तो नहीं होता, इट्स नॉट द ट्रांसफर ऑफ एनी एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसफर कर दिया, ये वो तो नहीं बात है, ये तो ये है कि उसको रिक्रिएट करना पड़ता है, मैं इसे ट्रांसक्रिएशन कहता हूँ। हाँ, तो उसको ट्रांसक्रिएशन करना ही पड़ता है लिटरेचर में, तो ट्रांसलेशन इज डेफिनेटली ट्रांसक्रिएशन, तो ऑथेंटिक होने के लिए। तो इसलिए लॉसेस तो होंगे ओरिजिनल कल्चर के, लेकिन गेन्स भी हैं, गेन भी होता है, क्योंकि एक दूसरा लिंग्विस्टिक कल्चर जो है वो उसको देख रहा है, तो उसकी तो हाँ कुछ और बनेगा, एक लिमिनल स्पेस जिसको बोलते हैं लिटरेचर में, एक लिमिनल स्पेस बनती है और उसकी अपनी अहमियत है। और मुझे लगता है कि अब जो है खासतौर पे क्योंकि बुकर वगैरह भी ट्रांसलेशन को मिला गीतांजलि श्री के नॉवल को, और वैसे भी आप देखिए अब ज्यादा बोलबाला है ट्रांसलेशन का, तो इसलिए लोग जो हैं ज्यादा सोचने लगे हैं कि कैसे किया जाए, ट्रांसलेशन क्या है। नहीं तो ट्रांसलेशन के को भी सिर्फ सेकंड रेट ही नहीं समझते, ये भी समझा जाता था कि भाई कर दिया ट्रांसलेट, जो किया है इंग्लिश में आ गया तो इंग्लिश में खासतौर पे जब करना है, जो भी कर दिया वो छप जाए, उसको मैच तक नहीं करते पब्लिशर्स कई बार। यू नीड टू मैच, भाई ओरिजिनल के साथ थोड़ा मैच तो कीजिए। तो हाउ ऑथेंटिक इज इट, फिडेलिटी को कहा कि फिडेलिटी इज नॉट ब्यूटीफुल, तो अब बात हो रही है कि फिडेलिटी इज ब्यूटीफुल, राइट? तो वो ये सब जो बहसें शुरू हो रही हैं तो इसीलिए हो रही है क्योंकि ट्रांसलेशन की अहमियत अब ज्यादा हो गई है, और हमें हाँ और भी उसको देना चाहिए, जगह देनी चाहिए और जुड़ना चाहिए इंसानियत को समझने के लिए कि हाउ डू वी कम टुगेदर इन स्पाइट ऑफ आवर डिफरेंसेस, और अगर डिफरेंस है तो उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करना चाहिए, अकोमोडेट करना चाहिए, बिल्कुल। हर राइटर को अपनी सारी किताबें बहुत अजीज होती हैं, हमारे बच्चे हैं ये सब, मगर कुछ बच्चा जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा करीब होता है, ज्यादा प्यार किया जाता है, समझे साहब। आपको अपनी कौन सी किताब ज्यादा पसंद? वाकई बहुत मुश्किल है यह सवाल, तो इसका आंसर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ मुझे लगता है, हालांकि ये जो रिसेंटली मैंने अभी मेरी नई किताब आई है वैनिशिंग वर्ड्स, तो वो किताब जो है बहुत करीब है मेरे दिल से, मतलब जुड़ी हुई है। लेकिन मैं अगर जनरल बात करूं तो मुझे लगता है जो मेरी छोटी छोटी पोएम्स हैं, 4-4, 5-5, अभी एक पब्लिशर मांग रहे हैं मेरे से कि छोटी कविताओं का एक पूरा कलेक्शन होना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो हर किताब में मेरी छोटी, अच्छा ये चीज मिलती है पापा के साथ, वो सिलवटे आपको याद है जो छोटे अफसानचे लिखते थे, सिलवटे किताब का नाम है, और भी हाँ माइक्रो फिक्शन, तो मेरा भी कुछ ऐसे है, मुझे नहीं लगता वो इन्फ्लुएंस है,
या हो सकता है, मैं कह नहीं सकती। हाँ, लेकिन मैं भी छोटी छोटी कविताएं लिखती हूँ बीच बीच में, और वो अपने आप आती हैं। हाँ, मतलब लंबी अगर थोड़ी कविता है तो उसकी सेकंड या थर्ड टाइम अगर मैं लिखने बैठती हूँ तो वो सीरीज चाहे बन जाए। अब मेरी एक क्रो सीरीज है, वो क्रोज आर आवर एंसेस्टर्स, तो वो सीरीज है एक पूरी। वो छोटी छोटी पोएम्स की सीरीज है, ऐसी डायलॉग्स विद गंगा, छोटी छोटी पोएम्स हैं जो डायलॉग्स हैं। तो आई थिंक ऑन द होल आई प्रिफर छोटी छोटी कविताएं। उसमें से कुछ सुनाए साहब, आपने इतने इतनी तारीफ कर दी छोटी नज्मों की। ओहो, अभी मुझे प्रूव करना पड़ेगा। नो, आई एम क्यूरियस, सुनाए वो तो। ये ओहो, किताब है वो, हाँ हाँ, ये किताब है। हाँ, हाँ, वैनिशिंग। अच्छा, इसकी Vanishing तस्वीर Poet। पता नहीं कैसे नहीं लगाई हमने, इसकी तस्वीर तो हमने देखी भी है। हाँ, अच्छा, जस्ट मिस्ड इट। हाँ, नेवर माइंड। तो अब ये जो है, अब मैं, अच्छा जैसे एक ये है, प्रो पोएम्स नहीं, मैं ये पढ़ती हूँ अनटाइटल्ड, ये पोएम का नाम है अनटाइटल्ड। आई सी हर नाउ, only when I close my eyes I see her now, वाह on the screen that is dark, illuminated. वाह 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 वाह, अच्छी है। ऐसे करके ढूंढनी पड़ेगी आपने मुझे। अच्छा, ये छोटी है लेकिन ये बहुत छोटी नहीं। Where shall I write? The paper twists in pain. All space is in awkward crinkles. Where shall I paint? The canvas fills with sighs, with whispers. As I lift those brushes, I carry the cross nailed by unborn poems, aborted paintings, neither living nor dead. वाह वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, वाह। आपकी किताब जो है पोम्स कम होम, जी, उसके ऊपर बात भी हुई है, तर्जुमा गुलजार साहब ने किया है। उसकी कोई नज्म हैंडी हो जो आपको याद हो? जैसा आज तो नहीं तो इंग्लिश के मैं, शायरों के साथ ये मुश्किल होती है कि साहब वो हाँ किताब देखे नहीं पढ़ते। हम ये उर्दू वाले हाँ, देखिए, हम तो दास्तान को है, मुझे लंबी लंबी चीज याद रहती है। आई कैन याद रिलेट, तो आई कैन। रहती है, मुझे तो याद ही नहीं रहती। अच्छा ये है, मैंने, अच्छा ये पढ़ती हूँ, तो क्या अंग्रेजी में पढ़ूं? नहीं, हिंदी हिंदी या हिंदुस्तानी में। हाँ, अच्छा, जरा गुलजार तो साहब को ये, भी देख लिया जाए। ठीक है, ये है, रोशनी के दायरे के ऐन मरकज में तजुर्बों के सारे दरियाओं, दूसरी आने पढ़ूं, सॉरी। रोशनी के दायरे के ऐन मरकज में तजुर्बों के सारे दरियाओं से धीरे धीरे उठती, हाँफती और कांपती मेरी पूरी जिंदगी की एक सदाकत रखी है। वाह सफेद इतनी देख भी सकती नहीं मैं, सारे रंगों को समोए जिंदगियों को समेटे, सफेद भी अब सफेद तर है वाह और मैं कुछ और अंधी। वाह वाह वाह, अच्छा है, बहुत ही अच्छी है। ये अच्छा जो, तर, हाँ, बहुत अच्छा तर्जुमा है, वेरी हाँ, लाइवली। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, और पढ़ो एक, हाँ, एक और पढ़िए साहब। हिंदी में ही, हाँ, हिंदुस्तानी में। नहीं, वो तो उन्होंने ऐन मरकज से तो बिल्कुल हाँ फारसी हाँ, लगा दिया था। वो भी कर हाँ दिया। हाँ हाँ मेरे मुकाबिल अगरचे अंधा कुआं भी होता, हम्म, वसी समंदर की लहरें होती, हम्म, या जबड़ा खोले एक शेर होता, हम्म। मेरे लिए और कोई चारा नहीं, कदम उठाती मैं आगे बढ़ती, पुकार आई सुनाई दी है। नहीं, बड़े अच्छे तर्जुमे, बहुत ही अच्छा तर्जुमा है ये। हाँ, वाह वाह वाह। पर ये ना थोड़ा सा बदल गया वैसे, हाँ, क्योंकि मेरा देखिए ओरिजिनल है, even if there were a black well in front of me, हम्म, or those stupendous waves of the ocean, or the open mouth of the tiger, I have no option but to take a step forward. I can hear the call. हम्म, नहीं, थोड़ा सा बदल, हाँ, थोड़ा सा but बता, ठीक मगर है, हाँ इंग्लिश हाँ इंग्लिश में ज्यादा fine. अच्छी है ये। हाँ, ये तो है, इंग्लिश में ज्यादा अच्छी है। जी हाँ, जी हाँ।
आपकी साहब वो ड्रीम कैचर जो किताब है जी उस मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी वो, कि उसके साथ एक छोटी सी किताब एक और है। तो जी ये नॉर्मली ये जो है बिहाइंड द पोम्स, दैट वाज वेरी हाँ, इंटरेस्टिंग। कि नॉर्मली ये होता है कि कोई फिल्म या थिएटर के बारे में ये होता है कि सब बिहाइंड द सीन कैसे तैयारी हुई है, इसका क्या, जी यही जी कहना जी चाह रही हूँ। तो ये नहीं मैं बिहाइंड, हाँ, इसके बाद ये क्या है बताइए। क्या था कि ये देखिए ये सेट बना, ठीक है, एक हाँ। बड़ी किताब है और एक छोटी है ये, हम्म। राइट। हम्म। तो जब ये वाणी पब्लिशर्स ने ये छापी किताब, तो छापने से पहले वो मेरे पास डिजाइन दिखाने के लिए ये छोटी किताब लेके आए अच्छा अच्छा, हाँ। थे। हाँ ऐसे हाँ। छपे, हाँ। ये ऐसा कागज होगा, ये ऐसी होगी। तो मैं क्या, ये तो बहुत अच्छी लग रही है, तो मुझे हाँ। हाँ। छोटी ही चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा। नहीं, आपको आपकी कविताएं तो बड़ी लंबी वाली में होंगी, लेकिन अगर ये आप ऐसी किताब छपवाना चाहते हैं तो आप एक हमें ऐसे लिख के दीजिए कोई कविताओं पर। अरे वाह। तो मैंने फिर सोचा कि चलो मैं ये लिखती हूँ, तो मैंने बिहाइंड द पॉइंट्स जो लिखा वो वही थोड़ा सा क्रिएटिव प्रोसेस के ऊपर, बिहाइंड द सीन कह लीजिए या प्रोसेस के ऊपर, हाँ। तो वो मैंने लिख के दिया खास तौर पे इसलिए। तो फिर वो सीरीज एक्चुअली निकालना चाह रहे थे कि मेरी अगर ऐसी आई है तो और भी पता नहीं निकालनी है कि नहीं, आई डोंट थिंक सो। लेकिन ये वंडरफुल। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस, हाँ, क्योंकि मुझे भी इसी बहुत अच्छा बहाने, लगा। हाँ, और इसी बहाने मैंने वो ऐसे लिख दी अपनी हाँ। क्रिएटिव हाँ। प्रोसेस पर। तो हम्म। उसमें कुछ छोटी छोटी पोएम्स भी शामिल है, लेकिन वो है, इट्स अ काइंड ऑफ एन एसे, हाँ। पोएटिक एसे। हाँ, बहुत ही अच्छे। फारूक इंजीनियर साहब उर्दू के पोइट हैं और बड़े अच्छे दोस्त हैं। जयपुर से आपको आदाब कह रहे हैं, और प्रोग्राम देख रहे हैं बहुत सारे दोस्त। और देखिए साहब, एक से एक बातें मालूम हुई आज। वंडरफुल जर्नी वी आर गोइंग थ्रू। तो यस ये बताइए कि आजकल मॉडर्न क्लासिक वाला टर्म बड़ा यूज होता है जी जी। कि बड़ा पॉपुलर है। आप भी इस पर प्रोजेक्ट कुछ करती रहती हैं या कर रही हैं, तो ये क्या है, जरा मॉडर्न क्लासिक क्या चीज? मुझे लगता है कि ये तो जो शुरू हुआ जब हमारी वो इंडिपेंडेंस के बाद, जो देखिए चाहे वो यू आर अनंतमूर्ति हैं या उस तरफ कुरुतुल हैदर हैं या बहुत लैंग्वेजेस में इंदिरा गोस्वामी हैं, ये सारे लोग लिख रहे थे विद अ न्यू स्पिरिट। बहुत अलग से एक सारा मॉडर्निज्म वाला जो दौर आया, मॉडर्निज्म और प्रोग्रेसिविज्म की डिबेट भी चलती रही, लेकिन उस जमाने में ये सारा कुछ नया हो रहा था, सब कुछ नया हो रहा था। एंड वी वर गेटिंग आउट ऑफ अ सर्टेन काइंड ऑफ राइटिंग, जो कि दूसरे किस्म की राइटिंग, अपनी अहम राइटिंग लेकिन दूसरे किस्म की राइटिंग थी। तो वो जब पीरियड में जो भी अब जो पब्लिशर्स छाप रहे हैं, चाहे निर्मल वर्मा है फॉर इंस्टेंस, तो पब्लिशर्स ही वो ठप्पा लगा दे रहे हैं वहां बाहर, मॉडर्न इंडियन क्लासिक, राइट। अब निर्मल वर्मा की किताब है, वो वही लगा रहे हैं काफी। तो जब हमने ये सोचा कि भाई वाकई ये है तो क्लासिक्स, उनकी जो पावर ऑफ लैंग्वेज, पावर ऑफ कंटेंट, स्टाइल, वो एक क्लासिकियत उसमें है चीज में, which is a staying power that it seems to have, a staying enduring power. तो वो पीरियड जो है, मेरा ख्याल है अगर उसको if you look at it in number of years, तकरीबन 50s में शुरू होके 60s 70s 80s तक वो चलता रहा था। उसके बाद फिर हम जो भी कहें पोस्ट मॉडर्निज्म या मिक्स हो गया सारा कुछ, वो अलग बात है। लेकिन उस दौर में जो चीजें आई, स्टालवार्ट्स आए, गिरीश कार्नाड, ये सारे लोग जो हैं, बादल सरकार दूसरी तरफ, तो इन, हाँ, बहुत बड़े बड़ी राइटिंग और वेरी पावरफुल राइटिंग। तो उसको हम, हालांकि वो कहते हैं कि क्लासिकल राइटिंग जो है, क्लासिक्स उसी को कहा जाएगा जो कि बुक्स दैट हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। तो इसमें टेस्ट ऑफ टाइम तो इतना नहीं हुआ था, लेकिन वो पावर ऑफ द बुक स्पोक फॉर इटसेल्फ, तो वो उसको क्लासिक कहा गया। तो मॉडर्न क्लासिक कहा गया कि हालांकि वो पुराना नहीं है, मॉडर्न क्लासिक कह के, तो वो एक टर्म बन गई है, टर्म हो गया, ठीक। जी। आपकी इंटरनेशनल लिटरेचर पे बड़ी नजर है, बड़ा काम किया है आपने। ये जो हमारी उर्दू लिटरेचर है, उर्दू अदब है, इस पे भी आपकी नजर है। तो उर्दू का क्या मकाम है ये इंटरनेशनल स्टेज में? मुझे लगता है कि उर्दू
आपका मुकाम उतना ही होना चाहिए जितना कि दूसरी वेरी प्रोग्रेसिव लैंग्वेजेस के लिटरेचर्स में है। तो समहाउ उर्दू जब कोई आ जाती है चीज अंग्रेजी में खासतौर पे, तो हाँ वो छाती है, लेकिन ये जरूर है कि हमारे पास क्रिटिकल राइटिंग की कमी है। चाहे उर्दू में कहिए, हिंदी में भी थोड़ा है और दूसरी इंडियन लैंग्वेजेस में भी, ये पंजाबी में भी है ये प्रॉब्लम। एडिक्वेट बॉडी ऑफ वर्क नहीं है इन क्रिटिकल थिंकिंग, तो ज्यादा बोरोड है, बाहर से जो आइडियाज हैं वो आते हैं, और चाहे डीकंस्ट्रक्शन का हो गया, स्ट्रक्चरलिज्म से शुरू होके वो सारा बाहर से ला रहे हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म, हाँ वो सारी फिलोसॉफिक थिंकिंग जो है वहां से हुई। तो सिंथेसिस तो होना चाहिए, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में सिंथेसिस होना चाहिए। इन्फ्लुएंस भी ठीक है, लेकिन इमिटेशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, अपना नहीं। हाँ, तो इमिटेशन को अवॉइड करने के लिए हमारी अपनी फिलोसॉफिक रिगर चाहिए और थॉट चाहिए, प्रोसेस। और वो जैसे मैं बार बार कहती हूँ, जैसे हमारा पार्टीशन लिटरेचर है, मैंने लिखा भी है अपनी किताब में, जो पार्टीशन लिटरेचर है उसके अपने क्रिटिकल टूल्स डेवलप होने चाहिए ना। मेमोरी का क्या रोल है, कैसे है, वी हैव टू थिंक अबाउट इट एंड इनकलकेट इन अस द पावर ऑफ थियोराइजिंग, कि थियोराइज कैसे करें इस चीज को और अपनी चीज को कैसे पहचान में लाएं। आई थिंक वी हैवंट डन इनफ ऑफ दैट। तो एक तो रिव्यू कल्चर होना चाहिए प्रॉपर, और ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। छोटी उम्र में ही हमें सिखाना पड़ेगा कि रिव्यू क्या चीज है। तो वो जरूरी नहीं है कि रिव्यू या तो कॉन्डेमनेशन हो तो या प्रेज हो। दैट इज नॉट व्हाट इज अ रिव्यू। तो हाउ डू यू रिव्यू अ बुक? तो इन चीजों के शायद ये वजह यही है कि हमारा जो काम है उर्दू का hasn't really reached the rest of the world in the way that it should reach. तो अगर आप देखिए, अमेरिका में भी देखिए और इंग्लैंड में भी देखिए, कितनी बिकती हैं ये किताबें, बहुत कम बिकती हैं ट्रांसलेटेड। पहले तो वहाँ छपती ही नहीं है, छपेगी तो बहुत कम बिकती। तो हाउ डू वी सी दैट इट गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू दैट? एक माहौल बनाना पड़ता है ना, तो वो माहौल बनाने की जरूरत है, सो दैट आवर लिटरेचर्स रीच नॉट ओनली द वेस्ट, हम तो अपने नेबर्स भी। why is our work not available in Hong Kong, China, Indonesia? यहाँ भी तो करना चाहिए ना। तो इसलिए वो करते हैं हाँ, इसलिए वो जो किताब हमने की थी स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, आई थिंक वो उसकी एक ट्रेडिशन अगर बन जाए तो बहुत अच्छा हो, कि उसमें आप देखते हैं कि ट्रांसलेशंस हैं 34 एशियन कंट्रीज का इंक्लूजन है। तो why should it not reach out to our neighbors as well as the West in general? शाजीन इरम साहिबा जर्नलिस्ट हैं और ये सऊदी अरब से देख रही हैं, रियाद से, और कह रही हैं सुकृता साहिबा इज एन इंस्पिरेशन, वी आर लर्निंग अ लॉट फ्रॉम हर टॉक, बेनिफिशियल इंटरैक्शन। जी जनाब। तो ये टॉक के लिए आप सुकृता साहिबा को बुलाएं सऊदी अरब तो फिर ज्यादा मजा आएगा। क्या बात है, या आप आइए यहाँ हमें मिलिए। तो इसी मुझे लगता है कि इंडो इंग्लिश जो है, और इंडिया में तो बहुत पॉपुलर हो गया कि साहब लॉट ऑफ बेस्ट सेलर्स मौजूद है, मगर इंटरनेशनल मार्केट में जैसा आप कह रहे हैं अवेलेबल भी नहीं है, तो इसकी रेटिंग भी इसी वजह से नहीं है। ये सही है कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए काम करना होगा। आप इंटरनेशनल सेमिनार्स में बहुत ट्रैवल करती हैं जी। कौन सी यूनिवर्सिटी, बेशुमार यूनिवर्सिटीज में आप जाती रहती हैं अमेरिका और यूरोप में, तो कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सा शहर आपको अच्छा लगा? ये तो जी मुझे इटली बहुत मजा आता है। इटली अच्छा। 2 जगह, हाँ, वेनिस में भी, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस में भी गई हूँ, और फिर यहाँ काफी जगह जा चुकी हूँ। ग्रीस में जो लॉरेंस ड्यूरिल का सेंटर है, वो सेंटर में हमने काफी लेक्चर्स दिए हैं, और वो ग्रीस का कॉर्फू में। तो ऐसे ही अमेरिका के तो बहुत सारी हैं यूनिवर्सिटीज, फिर सोएस में, फिर कैम्ब्रिज में, फिर पर छोटी यूनिवर्सिटीज जो हैं जिनका नाम ज्यादा नहीं, वहां जाओ तो और ज्यादा मजा आता है।
क्योंकि वहां पे जैसे मेरा ग्रीस ख्याल का भी उन्होंने कभी नहीं, किसी ने नहीं कहा। मैंने इतने हाँ लोगों को अच्छा इंटरव्यू किया, अच्छा। इतनी मजे की बात उन्होंने बताई। हाँ ये जो डरल सेंटर है ये बड़ा इंटीमेट सा सेंटर है जो बहुत प्यारी जगह पर है, आइलैंड अच्छा। पर है। हम्म तो और वहाँ पे बहुत ही फोकस्ड वे से लंबे लंबे सेमिनार्स भी होते हैं, हम्म, बड़े फोकस्ड वे से, 15 दिन का सेमिनार, ओह, 10 डेज का रेजिडेंशियल। हाँ, हाँ, तो वो बहुत ही खूबसूरत जगह भी है और इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा होता है वहाँ, इंटीमेट सा होता है। इट्स नॉट अ लार्ज ऑडियंस, लेकिन जो होता है छोटा ऑडियंस बहुत इंटरेक्टिव और बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही मैंने गूगी का सेंटर जो अर्वाइन में गई थी मैं, कैलिफोर्निया में, हम्म, तो गूगी वाथ्योंगो का सेंटर था, अब वो वहाँ नहीं है, लेकिन उन्होंने एक सेमिनार किया था लंबा ऑन वेल लेसर नोन लैंग्वेजेस, तो उस पर किया था। तो वो बहुत अच्छी बहस, बहुत अच्छे आइडियाज भी आए थे, कुछ मेरा ख्याल है ट्रांसलेशंस का, वही एक्चुअली मुझे वहीं से ग्रांट मिला था टू ट्रांसलेट ब्लाइंड। अच्छा। तो हाँ, सो वो भी, और वो गूगी साहब हमेशा कहते हैं कि ट्रांसलेशन इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू लैंग्वेजेस। वाह, वंडरफुल। हाँ, हम्म तो सो इस कुछ छोटी छोटी चीजें, कोई कोई स्निपेट्स मिल जाते हैं जो दिमाग में रह जाते हैं, और मेरा ख्याल है ये ट्रैवल करने का फायदा यही होता है हम्म, कि आप यू कैरी समथिंग बैक होम, वाह, एंड देन दैट समथिंग बैक जो होता है इट स्लोली डेवलप्स, मे बी इयर्स लेटर कुछ और बन के निकलता है वो। वाह। तो मैं कोशिश काफी करती रही हूँ, बिकॉज आई वाज आल्सो वर्किंग विद कथा, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन। हाँ हाँ, अभी बच्चों के निकाल रहे हैं, लेकिन कथा प्राइज स्टोरीज की उन ट्रांसलेशन पे उन्होंने तब काम शुरू किया था जब बहुत कम हो रहा था यहाँ हम्म, पर लिटरेरी ट्रांसलेशंस पर। तो आई हैड हैंडल्ड प्रोग्राम फॉर देम which was setting up of 6 translation centers in the country, वाह। हम्म यूनिवर्सिटीज में। तो वो ट्रांसलेशन सेंटर्स जो अगर पनप जाते और अच्छे, तो 3-4 साल तो चले एज हम्म, यूजुअल, जब वो लोग निकल जाते हैं उस प्रोजेक्ट से तो वो खत्म हो जाती है बात, वो तो कंटिन्यूएशन नहीं होती है। लेकिन देखिए अभी माहौल बन रहा है ट्रांसलेशन का भी, शायद वो वी नीड मोर एंड मोर ट्रांसलेशन, हाँ, सिर्फ ये नहीं कि इंग्लिश में ही हो, we need translations into other foreign languages, we need translations into other Indian, amongst Indian हाँ, ये languages. मैं बोलने वाला था कि इंग्लिश को तो हम लोग पकड़े रहते हैं, ये हाँ रीजनल लैंग्वेज हमारी जो है वो हाँ, इतनी रिच है। वो तमिल, बहुत rich, तेलुगु, बंगाली, सारी जबानें, मजा। गुजराती, मलयालम, ब्यूटीफुल लैंग्वेजेस। मैं यहाँ सब क्योंकि एक थिएटर वो चलाता हूँ, ग्रुप रंगमंच कनाडा, तो हमने जी एक काम ये किया था, 25 साल किया हमने ये, कि जी, हिंदुस्तानी ड्रामा फेस्टिवल मैं करता आया हूँ। ओके, और अच्छा, यू नेम इट, एनी लैंग्वेज, वो इंडियन उसका ड्रामा हमने किया हुआ है जी साहब। बहुत यहाँ बहुत तक के संस्कृत का भी ड्रामा स्टेज कर दिया, और ओह, ग्रुप ने कहा कि 2 साल लगेंगे तो ये रटने में डायलॉग। हमने कहा रटो, एंड कोई बात नहीं, और और वो हुआ। ऑडियंस, हाँ, अच्छा, और ऑडियंस ऑडियंस मिलता है। मिक्स्ड, मिक्स, हाँ, ऑडियंस मिक्स्ड ऑडियंस होती है। सबों को शिकायत होती है, उर्दू और हिंदी वाले को खास तौर पे, कि आप कहाँ तमिल ड्रामा हम लोग को बैठा दिया है, कहाँ समझ में आता है। हमने कहा भाई साहब, ये तमिल वाला भी मुझे बाहर ले आके ये कह रहा था कि कहाँ यार, उर्दू हिंदी हम लोग को तो नहीं आती है। हमने कहा भाई, जब ये हो रहा है, हाँ, मिल करके आप दूसरी जगह चले जाएं और जा करके हाँ वो करें। वन एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी जावेद साहब, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी कंट्री के बारे में, साउथ एशिया के बारे में कहते हैं कि वी आर मल्टीलिंगुअल, ठीक है, बार बार कहते हैं, लेकिन मल्टीलिंगुअल ट्रू सेंस में तभी कहेंगे ना कि अगर बाइलिंगुअलिटी को हम समझें कि उसका क्या तेवर क्या होता है। जी, अब अगर मैं अंग्रेजी में लिखती हूँ तो उसका, मेरी पंजाबी, मेरी उर्दू, मेरी हिंदी, उसका शेडो आता है, इंटरेक्शन होता है बिल्कुल, इन टू इंग्लिश। ऐसे ही नॉवेल्स भी जो आ रहे हैं, आप देखिए कि कैसे एक जैसे मिक्स्ड लैंग्वेज हो जाती है, हाँ, क्योंकि वो डिफरेंट कल्चर्स आर गेटिंग, लिंग्विस्टिक कल्चर्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, वो मल्टीलिंगुअलिटी जो है वो तेवर देखना बहुत जरूरी है हमें। और वो ही हमारी, इसीलिए दैट इज व्हाई वी आर वेरी रिच इन लिटरेचर, हम्म, चाहे वो हिंदी का ले लें, उर्दू का ले लें। उर्दू में भी देखिए, जो दक्कन में उर्दू लिखी जाएगी वो अलग होगी, उसके ऊपर सिर्फ दक्कनी का ही असर नहीं तो है, नहीं होगा, हाँ, लेकिन उसमें तेलुगु का, तो तमिल का, कन्नड़ का, वो सब सब क्लास उसका भी शेडो होगा। में। और जैसे मुझे याद है हम औरंगाबाद थे जब, तो मराठी का और उर्दू का बहुत इंटरेक्शन अच्छा था।
इट वाज सो ब्यूटीफुल। मराठी में उर्दू के वर्ड्स आ जाते थे और दूसरी तरफ भी होता था कि उर्दू में मराठी चांगला वर्ड यूज हो गया, तो वो क्यों, क्रिएटिव राइटिंग में तो होगा ही यूज। तो ईच लैंग्वेज इज एनरिचिंग द अदर लैंग्वेजेस, क्योंकि नेबर्स हैं सारे एंड दे आर नेगोशिएटिंग। तो उसका मतलब ये है कि हमें ज्यादा बातें सेक्युलरिज्म के अलावा इसके ऊपर करनी चाहिए। प्रोडक्टिव ये है, क्योंकि एवरी लैंग्वेज इज एक्चुअली कैरिंग इट्स ओन कल्चर। तो वो कल्चर इज, वो प्योर कल्चर का नोशन जो है ना, इट्स हम्बग, इट्स ऑल नॉनसेंस। प्योर कल्चर क्या होता है? इट्स कल्चर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मेनी लिंग्विस्टिक कल्चर्स। तो वो चीज अगर हमें समझ आए तो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी हम ज्यादा समझने लगेंगे, और जब समझेंगे तो वो रिस्पेक्ट करेंगे ना। ये बात सबसे ज्यादा अगर किसी ने मुझसे कही तो वो जोगिंदर पाल साहब थे। वो रियली वो बहुत ज्यादा इस बात को, हाँ बहुत ज्यादा, कॉपी नहीं कर रही हूँ। उन्होंने बहुत कहा और ये तारीफ करते थे कि भाई तुमने जो लिखा है सफरनामा, ये ड्रामा जो है, इसमें वो बिल्कुल प्योर मुसफ़ा उर्दू के बजाय तुमने ये जो रोजमर्रा की बात के उसमें जो डायलॉग्स लिखे हैं, ये मुझे बहुत पसंद, इसकी बहुत तारीफ करी। कई दानिश का ड्रामा पढ़ो तो ऐसा नहीं लगेगा आप ड्रामा पढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा आप स्टेज पे बैठे देख रहे हैं हॉल में, और अभी जो कैरेक्टर है वो आपसे बात करने लगेंगे। तो ये जो बात आप कह रही हैं, इसके वो बहुत बड़े वो थे, वो बहुत कहते थे। अच्छा साहब, आप ये भी बताइए कि आप इतना लिख कैसे लेती? बहुत लिखती आप, इतनी किताबें। मैं कहने लगी थी क्या मतलब? कैसे लिख लेती हैं? और कोई मुझसे ये पूछ रहा है कि खाती क्या है मोहतरमा, एनर्जी कहाँ से आती है? मुझे लगा शायद मुझे कह रहे हैं कि डाइटिंग करो। नहीं नहीं नहीं, खाने से मुराद है। और आपने दिखा दिया आइसक्रीम खाती हैं, उससे क्या डाइटिंग कैसे करेंगी? नहीं, वो एनर्जी तो जी जितना क्रिएटिव अगर काम ज्यादा होता है एनर्जी मल्टीप्लाई करती है, हाँ, सिंपल है। बड़ी अच्छी बात, हाँ बहुत अच्छी बात है। वो मल्टीप्लाई करती है। अगर नहीं, इनफैक्ट जिस दिन काम नहीं होता कुछ क्रिएटिव तो लगता है कि लेजीनेस आ गई है बैठ के, तो एनर्जी कम हो जाती है। जब वो आराम के मूड में चले जाओ तो एनर्जी अपने आप। हाँ, बट ये है कि आई थिंक वन नीड्स टू नॉट थिंक इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो वो बात ये होनी चाहिए। कई बार होता है आप 4, 5, 6 पोएम्स लिखें तो उसके बाद 7th पोएम जो जाके अब बनती है पोएम दूसरी जो इज ओनली प्रेपरेशन फॉर दैट, ये भी होता है। तो ये क्रिएटिव प्रोसेस की बात है। और कई बार ताज्जुब होता है अपने आप के लिखने पर भी, कि आप लिखते हैं या कुछ पेंटिंग होती है तो कि कहाँ से आई ये, कहाँ से हुआ, किसने किया। ऐसे एक बार आप कभी रिसेंटली हुआ, कोई डायरी में कुछ मुझे मिला तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या ये मैंने लिखा था, किसने लिखा है। तो मैंने वाकई उसको पूरे की पूरी 2-3 लाइनों को गूगल में डाल के देखा कि अगर और की होगी तो पता लग जाए, मैं अपने नाम से ना छपवा लूं इसको। That's wonderful, हाँ, बहुत अच्छी बात है। हमारे एक अभी भी बहुत सारे के जन्नत जासू सलाम कह रहे हैं कि सलाम अलैकुम मैडम, मगर ये बता रहे हैं कि ये जन्नत से देख रहे हैं, ये कहाँ से देख रहे हैं? मेरे ख्याल में इनके नाम से मुझे लग रहा है कि ये मेघालया से देख रहे हैं। हमारे भी, मैं नौटंकी का आदमी हूँ तो हर तरह का कैरेक्टर मेरे दोस्तों में, हर तरह का आदमी मेरी जान पहचान में है। और काफी फारूक इंजीनियर भाई कह रहे हैं कि अहम गुफ्तगू के लिए मुबारकबाद, थैंक यू मेरे भाई। मुजद्दिदी मुस्तफ़ा भाई भी देख रहे हैं और अभी ये नहीं बता रहे कि कहाँ से देख रहे हैं। अच्छा साहब, मोहतरमा सुकृता पाल कुमार साहिबा, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। दिल तो नहीं भर रहा मगर हमारे लंच का टाइम हो गया, सब भूख लगी थी। नहीं, अच्छा लगा। आदाब, आपने न सिर्फ अपना कीमती वक्त दिया बल्कि आज हमारी जानकारी में बेहद इजाफा किया, बहुत कुछ सीखा आज हमने। नए और ताज़ादम लिखने वालों के लिए क्या पैगाम है आपका? बच्चे बात तो सुनते नहीं मगर कुछ बताइए। लिखिए तभी व्हेन यू आर कंपेल्ड टू राइट, नहीं तो पढ़िए। वाह वाह, पढ़ना भी बहुत ही अहम होता है, और पढ़ना एक बड़ी क्रिएटिव चीज है। इट्स अ वेरी क्रिएटिव एक्सपीरियंस पढ़ना।
तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है अगर लिखना है तो। अच्छा साहब, हमने सारी बातें तो कर ली, आइसक्रीम तक की बात हो गई, पेंटिंग्स की बात नहीं हुई साहब, ये बहुत गलत हो जाएगा। पेंटिंग्स का थोड़ा सा बताइए कि पेंटिंग्स के लिए वक्त कैसे निकालती हैं आप? नहीं देखिए, ये भी फेजेस होते हैं। जैसे हाँ। अभी ये जो पिछले 2 महीनों में मेरी पेंटिंग्स हो रही हैं एक के बाद एक, वो अब मैं लिख नहीं रही हूँ। तो कुछ ऐसे फेज आता है कि जब लगता है कि लफ्ज नहीं है इसके लिए और इमेजेस हैं, तो और कई बार होता है कि ऐसे लगता है अपने आप को अगर डिबेट करना शुरू करें तो लगता है कि ये नहीं है तो इसका मतलब कि आई एम बीइंग लेजी, आई नीड टू सिट एंड वर्क ऑन इट, मुझे ढूंढना पड़ेगा लफ्जों को। तो फिर कई बार वो हो भी जाता है। बट एक स्पॉन्टेनिटी जो आती है कि पेंट करो, तो उस वक्त एक फेज आता है सिर्फ कई बार रंगों का। समटाइम्स अ कलर मेक्स यू डिसाइड कि पेंटिंग करनी है, बिकॉज हाउ यू वांट टू विजुअलाइज इट, यू वांट टू। तो कलर जैसे अब पिछले एक आध महीने में मेरा ब्राउन के साथ फैसिनेशन है बहुत बड़े ज्यादा। अजीब ब्राउन। हाँ, तो वो ब्राउन मुझे चाहिए ही चाहिए पेंटिंग में। बाकी के सब्सिडरी पेंट्स कलर हो जाते हैं। तो जब वो होता है तो देन आई डोंट फील लाइक राइटिंग पोएम। अरे वाह। फिर वो पेंटिंग में ही आएगा वो। और फिर कई बार पेंटिंग का जो दौर खत्म होने लगता है तो अपने आप वो लफ्ज आने लगते हैं विच रिक्वायर टू कम ऑन द पेपर टू, एज आई कॉल इट, टू वैनिश। क्योंकि अगर लफ्ज भी डोमिनेट करने लगे कोई पोएम में तो इट इज एट द कॉस्ट ऑफ पोइट्री। तो लफ्ज भी ऐसे इस्तेमाल होने चाहिए कि वो डिसअपियर हो जाए और सिर्फ एक्सपीरियंस रह जाए। तो वो फिर जब भर जाता है अपने अंदर, लफ्ज आने शुरू हो जाते हैं, एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, तो वो वर्ड्स भी ऐसे ही आते हैं जिसके मल्टीपल मीनिंग्स भी हो सकते हैं, सजेस्टिव भी हो जाती है। और मेरी बहुत सी पोइट्री जो है, इट इज, आई डोंट नो व्हाट टू से, इट सजेस्टिव लेवल पे फंक्शन करती है, ऑन द लेवल ऑफ सजेशन। उसका दो टोक ये नहीं होता इसका मायना ये है, QED, पॉइंट प्रूव्ड, ऐसा नहीं है। और पेंटिंग का भी ऐसे ही है, पेंटिंग का भी ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है कहीं पे वो एक दो अलग मीडियम्स हैं और कहीं पे वो काफी मिलती जुलती चीज है, यू नो, इन द सेंस के वो भी एक ऐसा सजेस्टिव लेवल पे लेयर्स हैं उसके अंदर, पेंटिंग के अंदर भी लेयर्स बन जाते हैं। और पेंट वैसे ही होता है, ऊपर से लगता है कि प्लेन है लेकिन उसके अंदर के जो रंग हैं वो भी दिखने चाहिए। कई बार येलो देख रहे हो तो आपको अंदर लाल की भावना आ रही है, यू नो, आई डोंट, इट हैपेंस लाइक दैट, द वे यू यूज इट। तो आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन ये होता है मेरे साथ, बहुत बार होता है ऐसे। येलो जैसे वो आपने पेंटिंग एक दिखाई ना, वो येलो वाली बहुत ही, हाँ, वेरी लाइवली। वो मुझे लगता है कि वो उसके अंदर से लाल टपक रहा है। आई डोंट नो, आई गेट दैट फीलिंग। उसकी रिचनेस लगती है मुझे येलो की, येलो में डेंसिटी लगती है। खैर एनीवे, तो पेंटिंग की भी तो दोस्तों, इससे पहले कि हम खत्म करें, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तोहफा आप लोगों को मैं दिखाता चलूं, बल्कि मैं इसको क्लोज करके फिर बताऊंगा, फिर दिखाऊंगा। कि दोस्तों, आप सबका भी फर्दन शुक्रिया। हर हफ्ता शंबा की शब सैटरडेज आप मेरी आवारगी को वकार बख्शते हैं और अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने दोस्तों, अजीजों और कभी कभी ससुराल वालों को भी आवारगी पे रागिब किया करें और हमारी YouTube चैनल को आवारगी विद दानिश को सब्सक्राइब भी करवाया करें कि शराफत का ताकाजा है और दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग तादेर रोशन रहता है। अगले हफ्ते हमारे मायानाज मेहमान होंगे मोहतरम डॉक्टर मुश्ताक सदफ साहब, जो कि विजिटिंग प्रोफेसर हैं ताजिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी दुशांबे ताजिकिस्तान। इंटरेस्टिंग बातचीत होगी, जरूर शरीक हों। अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। मगर जाने से पहले ये देखते जाइए, तो फिर आप मुझे दुआ देंगे। ये देख लें पहले कि साहब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रह नहीं जाए।
बाम, पिछले कुछ सालों में आप कहते रहे कि काश मुझे अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने का मौका मिला होता, मगर आपकी सारी जिंदगी तो आपकी कहानियां ही आपकी गवाह बनी रही और अब हम हैं। लेकिन आज हमारे लफ्जों में जुर्रत नहीं, सिर्फ आपकी आवाज की जरूरत है। मैंने नदी का पीछा करना चाहा, मगर कैसे करता। वो तो यक वक्त अपने आगे भी थी और पीछे भी। सो मैं लाचार सा उसे चुपचाप देखता रह गया। कहते हैं लोग आते जाते रहते हैं, मगर मुकामात हमेशा वही मुकाम किए रहते हैं। मगर यहाँ तो मुहाजिरीन दिल ही दिल में शहर का शहर उठा लाए। कोई अपने घर की ईंटें, कोई जूं का तू पूरा घर, कोई सारी गली, कोई गली से बाहर तेज तेज चलती हुई सड़क, जो भी जिसके दिल में समा पाया। हम तेरे प्यार में सारा आनंद खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आनंद मुलाकात बड़ा मीठा, बड़ा अजनबी शहर था और मैं यहाँ किसी को नहीं जानता था, नहीं उसे भी नहीं। हम दोनों की मुठभेड़ यहाँ अचानक हो गई थी। वो ना जाने कौन थी, मगर पहली नजर में वो मुझे बड़ी अपनी लगी। दरअसल मैं जिंदगी में पहली बार इधर अपने दिल में आ निकला था, जहां वो क्या मालूम कब से मेरा इंतजार कर रही थी। बसे हुए लोग। मेरे नावल के हीरो और हीरोइन दोनों मुझसे नाराज थे, क्योंकि जब उनकी शादी के असबाब आप ऐन फितरी तौर पर अंजाम पा रहे थे, तो मैंने उनका बना बनाया खेल चौपट कर दिया और अपनी तरजीहों को नावल पर लाद कर उन्हें आखिरी सफे तक एक दूसरे से जुदा रखने पर अड़ गया। मगर वो दोनों तो मौके की ताक में थे। एक दिन नजरें बचाकर अचानक गायब हो गए। मैंने नावल के मसौदे की एक एक सतर छान मारी और हर मुकाम पर उन्हें अपने नामों की ओट में ढूंढता रह गया। वो वहां होते तो मिलते। मुझे बड़ा पछतावा महसूस होने लगा। अगर वो मुझे वाकई कहीं मिल जाते तो मैं फौरन उनका निकाह पढ़वा देता। मगर अब क्या हो सकता था, मैं मुंह सर लपेट के पड़ गया। आप हैरान होंगे कि कई साल बाद एक दिन वो दोनों बाइत्तेफाक मुझे अपने ही शहर में मिल गए। नहीं, वो मुझे बड़े इत्तेफाक से मिले और अपने घर ले गए। मेरे नावल के पन्नों से निकलते ही उन्होंने अपनी शादी की तदबीर कर ली थी और इतने साल बाद अब 3 फूल जैसे बच्चों के माँ बाप थे और उनका घर बार खूब आबाद था। नहीं, उन्हें अपने संसार में इस कदर फलते फूलते पाकर आप यकीन कीजिए मुझे हौसला ही ना हुआ कि उन्हें अपने नावल में लौट आने को कहता। अफसाने में, फन में और आम बात में, विजडम की बात में यही फर्क है कि विजडम में आप बातें करके विजडम की खुश हो लेते हैं, लेकिन अफसाने में आपको बिल्कुल बेनाम और गुम रह के कहानी लिखनी होती है औरों की। और अगर आप औरों की कहानी इस तरह जुड़ कर लिख सके कि यूं ही लगे वो आपके साथ सारा मामला
बीत चुका है तो तभी धड़कन पैदा होती है तहरीर में। अहम बात ये नहीं कि आपने अफसाना बड़ा चालाकी से लिख लिया, अहम बात यह है कि क्या आप उस कहानी की वारदात को जी सके। अगर आप जी सके हैं तो कहानी आपकी हो गई। यकीन मानिए कि मुझे अपने पिछले 4 जन्म हूबहू याद हैं। पहले मैं सियालकोट में पैदा हुआ और 22 वर्ष की उम्र तक जिया। फिर अंबाला शहर में मेरी पैदाइश हुई और अभी मैं कोई 1.5 बरस का ही था कि मेरा देहांत हो गया और मैंने नैरोबी में आंख खोल ली। औरंगाबाद में मेरे 4थे जन्म के दौरान मेरे एक दोस्त प्रोफेसर सैफुद्दीन सिद्दीकी ने मुझे बताया कि तुम्हारे पुरखे कभी न कभी यहीं आ बसे होंगे और यहीं ढेर हुए होंगे, वरना तुम समुंदर पार करके यहीं क्यों आते। और अब अपने इस 5वें जन्म में मैं दिल्ली में आ पैदा हुआ। मुझे लगता था कि मैं किसी पिछले जन्म में यहाँ जरूर आया करता था। सब कुछ दिखा भाला सा लगता है, जैसे वही कुछ बदलकर इस तरह नजर आ रहा हो। लोग कहते हैं पता नहीं मर खप कर हम कहाँ चले जाते हैं, और कहाँ उन्हीं ठिकानों पर लौट आते हैं जहाँ जिंदगी से हमारे मनचाहे वास्ते बने होते हैं। मुझे महसूस होता है कि मैं जहाँ भी हूँ यहीं औरंगाबाद की मिट्टी में दबा पड़ा हूँ। इस शहर में इतनी कब्रें हैं कि मुझे विश्वास है कि कयामत के दिन सारी दुनिया में सबसे ज्यादा रौनक यहीं होगी। क्या मजाल कोई जान पहचान वाला मर जाए और वो उसके जनाजे में शामिल ना हो। मगर आज हम उसी का जनाजा लिए कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं और किसी ने आगे पीछे देखते हुए मुझसे हैरत से पूछा है, ताज्जुब है आज वो नहीं आया, आज वो क्यों नहीं आया। आज बाजार में पाव जोला चलो, आज बाजार में पाव जोला चलो, चश्मे नम जाने शोरी दा काफी नहीं, तोहमते इश्क पोशीदा काफी नहीं। आज बाजार में, आज बाजार में पाव जोला चलो, आज बाजार में पाव जोला चलो। 1 मिनट रुक जाए। मैं दोस्तों, नवाजिश करम खुशबाश।